कहते विकिरण की बात कर रहे थे ना, पार्थिव विकिरण। असमान तापमान हो गया था ना। हाँ, ऊष्मा बजट अभी तो हमने नहीं किया था। कल हम, हाँ, कल हम वहां पर पहुंचे थे। कौन से विकिरण? पार्थिव विकिरण। तो ऑनलाइन छात्र ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। आशा है आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। तो एक वेदर रिपोर्ट कहा था, जल्दी से वेदर रिपोर्ट भी ले लेते। मौसम, मौसम के घटक, वायुमंडलीय दशा के घटक। थोड़ा सा ऑडियो कम कर देना, इधर का क्लास का ऑडियो। हाँ जी, वेदर रिपोर्ट। याद क्या करना है, कोई परीक्षा थोड़ी, वो तो रोज बदलेगा, वो तो आंकड़े हैं। इन्होंने बनाया और किसी ने? मौसम की रिपोर्ट और किसने बनाई? आपने बनाई, आपने बनाई। दो तीन छात्र। और किसने बनाई वेदर रिपोर्ट? चार पांच। पांच छात्र तो हैं जो निर्देश फॉलो करते हैं, ठीक है। बाकी तो जो है जैसा कि हमने कई बार कहा कि छात्र कहते हैं सर मास्टर स्ट्रोक सर क्यों नहीं चलाते हैं? या मास्टर स्ट्रोक का मतलब ये है कि निर्देश दिया और वो काम हो जाना चाहिए। तो ऑडियो वीडियो, सभी छात्र ऑडियो वीडियो, जिस भी सेंटर से आप हैं वहां से कल जो हमने मौसम की रिपोर्ट आपसे कहा था उसको इस तरह से लिखेंगे। टी यानी कि तापमान, जो भी आपके शहर का तापमान है वो लिखेंगे। और तापमान में इस तरह से स्लैश करेंगे। आपको जो तापमान मिलता है, आपके दिन का अधिकतम तापमान मिला होगा और न्यूनतम तापमान मिला होगा। उसके बाद हमने दूसरी चीज क्या कही थी? आर्द्रता। तो उसको H लिखेंगे। H मतलब ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी की मात्रा लिखेंगे। और क्या लिखा था? वर्षण, पवन। ओके। विंड को W लिखेंगे। विंड जब भी होती है, एक उसकी गति होती है और एक उसकी दिशा होती है। तो आपका उत्तर कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए चैट में। T डैश डैश, H डैश और W डैश डैश। ये आप चैट में अपने शहर के नाम के साथ, शहर या गांव या प्रांत का नाम जरूर लिखिएगा। एक नहीं देना, पूरा का पूरा रिपोर्ट। जैसे कि यहाँ पे सुपर सिंह ने दिखा है 33, 18 और विंड 5 किलोमीटर पर आवर। सुपर सिंह बहुत अच्छा प्रयास है। मैं चाहता हूं कि इसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान रखें और जो पवन है उसकी गति और दिशा दोनों होगा, ठीक है। शहर का नाम भी बताएं ताकि मैं आपके उसको पढ़ के यहीं पर बता दूंगा। जैसे कुशीनगर का है, उत्तर प्रदेश, ह्यूमिडिटी 1, विंड 6। ये प्रिंस कुमार, ये बेटा सही फॉर्मेट में नहीं है, सही करेंगे तो हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ पर सब लोगों ने बना लिया। जिन लोगों ने अपना किया, किधर आपने किया था बताइए, क्या है दिल्ली का? दिल्ली का क्या है मौसम? बेटा ये ऐसे करना है। अभी आपके शिक्षक आपको बोल रहे हैं कि ऐसे बताइए। 32 में अभी तो बताया। हम्म, जिसने पूरा किया है वो बताएं। हाँ जी, आपने क्या बताइए? 18, 34 नहीं होगा, 34, 18 होगा ना। 34 है और 18 है, ठीक है। ह्यूमिडिटी 30 से 60 नहीं होगी, यहां मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा हूं। और पवन दक्षिण पश्चिम से आई और 8 आई आपके पीछे। हाँ जी, आप बताइए क्या दिखा रहे दिल्ली में? तापमान से सहमत है? 34, 18 ये 38, 22। 38, 22 तो कितने लोगों को 38 के आसपास मिला है? तो और 34 किसी को मिला? 34, 42, 25। तो आप खुद बताइए क्या तापमान इतने कम चल रहे हैं? और जब हम अधिकतम न्यूनतम की बात करें तो क्या अभी हम 34 में ही चल रहे हैं? दिल्ली में मतलब होश उड़ा रखे। तो ये देखना भी होगा जब वेदर रिपोर्ट आप देखते हैं, क्या वो वाकई में लागू हो रही है, नहीं लागू हो रही है। तो एक बार जरूर देखना चाहिए दिन का अधिकतम कितना जा रहा है। चलिए, तो एक ये हुआ। और यहां पर हवा, नहीं नहीं, पवन बताइए, पवन। हम्म, पूर्व से पश्चिम। ऐसा नहीं होगा, नाम लिखा होगा पवन का तो ऐसा कोड होगा। पूर्व से पश्चिम तो कहीं नहीं लिखा होता। कहां से देख रहे हो वेदर रिपोर्ट, पहले तो ये बताओ। हाँ, तो गूगल में पूर्व से पश्चिम थोड़ी लिखेगा, ईस्ट लिखा है। तो आप वो बोले ना, ईस्ट कितना?
गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद देखते हैं, मैं किसी का भी वेदर रिपोर्ट तब तक नहीं पढ़ूंगा जब तक वो सही फॉर्मेट में नहीं होगा। तो किसी ने कहा कि सर उत्तर प्रदेश में हवा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता है उत्तर प्रदेश चीज क्या है? इतना बड़ा उत्तर प्रदेश का पूरा 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्यों करवा रहा हूं ये एक्सरसाइज? ताकि आपको वाकई में जो हमारा वायुमंडल है, जो पारदर्शी है होने को, उसको समझने के लिए कम से कम अनुभव तो करें, है कि नहीं? रांची में किशन ने लिखा है 34, 24, 18 ह्यूमिडिटी और विंड जो है 8 किलोमीटर। बहुत अच्छी बात है किशन हंसदा, आपकी रिपोर्ट एकदम सही है। ठीक है। और ये कोई लिख रहा है सर प्लीज कुछ कीजिए। ये कुछ कीजिए वाले जहां भी आ रहे हो, कुछ कीजिए, किडनी दीजिए, गुर्दा दीजिए, आंख दीजिए, कान दीजिए, डिलीट कीजिए, एकदम डिलीट। आफरीन आप कहां से हो? यूपी में। ये आकांक्षा पूछ रही है। बिटिया आफरीन ये मत सोचना इसका नाम आकांक्षा है, ये आकाश हो सकता है, बंद करो। कहां से हो? सर जो कल क्वेश्चन दिए थे वो लिखे हैं? लिखे नहीं, रिपोर्ट दीजिए। बिकल जायसवाल कह रहे हैं मधुबनी 29 डिग्री सेल्सियस। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके सामने रिपोर्ट हो गई, आज के लिए यहीं समाप्त कर रहा हूं। ये गलतियां हैं और इससे मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको कि तापमान अधिकतम कब होता है, न्यूनतम कब होता है, ह्यूमिडिटी का मापन कैसे होता है और पवन का दिशा निर्धारण कैसे होता है। ये सारी चीजें सिखाना चाहता हूं। उससे पहले आपसे आग्रह था कि ये होमवर्क करिए, अपने शहर के नाम के साथ साथ में दे दीजिए। जूली ने लिखा है बेगूसराय का तापमान 42-24 है, ह्यूमिडिटी 3% है, विंड 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिशा चाहिए मुझे, ठीक है। गुलमर्ग में बता रहे हैं एयर 53%, एयर 53% नहीं होता और इनका तापमान है 6 डिग्री, 2 डिग्री, 12 डिग्री। अरे किस किस का तापमान उठा के ले आए हो? लगे हाथ तुमने जो है मोहल्ले का, गांव का, नहाने वाली बाल्टी का भी तापमान उठा लिया है। बेवकूफी ना करें, ठीक है। ये फरीद है इनका नाम। इनका ये पूछना है सर बेसिक ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया क्या? फरीद साहब आप क्लास में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसों की वजह से चैट बंद हो गई है, ठीक है। तो फरीद साहब को रुखसती दी जाए। ठीक है। तो आज की वेदर रिपोर्ट में ऑफलाइन क्लास नॉट हैप्पी, कल वेदर रिपोर्ट सही हो जाएगी। उसमें मुझे कुछ सिखाना है भाई आपको, नहीं तो ये फरीद टाइप के लोग, ठीक है। 1 दूसरा चीज, चैट अभी डाउन की जा रही है। जितने भी लोगों ने ये सोचा है कि केजीएस में एडमिशन लेने का मतलब आपके दहेज के लिए पुस्तकें बनवाई जाएंगी, लाल रंग की, हरे रंग की, नीले रंग की, वैसा नहीं है। आपके शिक्षक आपको विषय पर चर्चा करेंगे, उसमें जो अहम होगा उसको लिखिएगा। जो छात्र यहाँ पे 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के छात्र हैं, उनसे अनुरोध है कि क्लास को दोबारा देखें, अपनी नोटबुक और अपने नोट्स को पूरा करें। हर छात्र ने ऐसा ही किया है। इसके अलावा कोई और चीज को एंटरटेन करना, आप समझिए जो बच्चे 2026 में परीक्षा दे रहे हैं उन बच्चों का भविष्य आज हम 8वीं क्लास के बच्चे के हाथ में देने को तैयार हैं। ऐसी बेवकूफ़ी मैं नहीं करना चाहूंगा। आप लोगों के उससे मैं नहीं खेलना चाहूंगा कि वो क्या है। प्रियंका कह रही विंड को कैसे मापते हैं? फिर से कह रहा हूं, वेदर रिपोर्ट सही करिए, उसके बाद बात करेंगे। और ये सारी चीजें आपके साथ यहां पर, ठीक है। तो शुरू करें आज की क्लास। और आज क्लास के अंत में एक टेस्ट भी होगा, पहले बता रहा हूं, क्लास के अंत में एक टेस्ट भी होगा जो हमने अभी तक किया है। और ये जो मूर्खता कर रहे हैं सर बेसिक खत्म हो गया, क्या नहीं हो गया? अभी तो क्या चल रहा है, वायुमंडल का एकदम बेसिक से शुरू किया है कि नहीं किया है? एकदम बेसिक चल रहा है। तो ये जितने भी हैं फरीद टाइप के लोग, ये ना तो क्लास करते हैं, ये सिर्फ खेल खेलने के लिए आए हैं। तो आप लोगों से क्लास के प्रारंभ में ही बता रहा हूं, क्लास के अंत में टेस्ट भी होगा ऑनलाइन के लिए, हम लोग चैट भी खोल देंगे, ठीक है। तो इसको डाउन कर देते हैं और अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो कल हम विकिरण की बात करते हैं, विकिरण पे आ जाए, ठीक है। तैयार है? और टेस्ट सुन के घबराओ मत, मल्टीपल चॉइस टेस्ट होगा। मल्टीपल चॉइस टेस्ट होगा। किसका होगा? भूगोल का होगा या विज्ञान का होगा? भूगोल का होगा। विषय में थोड़ा थोड़ा विज्ञान आया, लेकिन मेरा काम क्या है? भूगोल। जो शोर है विषय का, उस शोर को हटाना है और जो विषय की जो मुख्य बिंदु है उनको लेकर आना है, ठीक है।
तो थोड़ा सा विकिरण की बात हो रही। विकिरण, विकिरण जो सूर्य से आता है, ये लिखते भी चले जाइएगा। वो जो 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के हैं, लाल हरे पीले रंग के जो नोट्स लिखने आए हैं उनके लिए सूर्य के विकिरण की हम बात कर रहे हैं। सूर्य से जो विकिरण आता है इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है। सौर विकिरण सौर प्रकाश नहीं है। पहली चीज, सौर विकिरण का मतलब सूर्य से आने वाला प्रकाश नहीं है, बल्कि प्रकाश से बढ़कर भी बहुत सारी चीजें हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्या होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? इनको अगर तोड़ा जाए तो ऐसा कुछ हमें तरंगों का मिश्रण मिलता है। तो क्या होते हैं विकिरण? जो सूर्य से जो विकिरण आ रहा है उसमें केवल प्रकाश नहीं है, केवल प्रकाश नहीं है, बहुत सी विकिरण में बहुत सी तरंगों, घटकों का मिश्रण होता है। देन जो हमें दिखाई देता है वो कहलाता है प्रकाश। सफेद सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है ये एक्चुअली में प्रकाश नहीं है, इसमें कई रंगों का मिश्रण है। रंगों का नाम VIBGYOR, सबने स्कूल में सुना है। प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ये 7 रंग मिलके सफेद प्रकाश बनाते हैं। इसमें अलग अलग रंग होते हैं, इसे वायलेट कहते हैं। वायलेट मतलब बैंगनी, और इस तरफ होता है रेड यानी कि लाल, और बीच में ग्रीन या ब्लू, इसे ब्लू कहेंगे, ग्रीन कहेंगे। ठीक है। तो सूर्य से जो हमारे पास प्रकाश आता है, सूर्य से जो हमारे पास प्रकाश आता है, जो हम देखते हैं, वो वास्तव में एक बड़ी चीज का हिस्सा है। पूरे के पूरे सूर्य विकिरण में क्या होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब जो चीज हमारे लिए अदृश्य है उसमें ले जाना चाहता हूं आपको। इस तरफ आता है अल्ट्रा वायलेट। ठीक है। अल्ट्रा वायलेट, यहां पर आता है एक्स रेज, और यहां पर क्या आता है? गामा तरंग। गामा तरंग। सर एक्सरे क्या होती है? अब मजाक करना बंद करें। सौर विकिरण में ये तरंगें आती हैं। एक्सरे तरंग भी आती है, गामा तरंग भी आती है। अल्ट्रावायलेट को हम क्या कहते हैं? पैरा बैंगनी तरंगे। इस तरफ जब हम आते हैं लाल की तरफ, तो यहां पर भी 3 चीजें हैं, यहां पर भी 3 चीजें हैं। तो 3 चीजों में क्या होता है? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, माइक्रो वेव और रेडियो तरंग। वेव का मतलब तरंग होता है। ये क्या है? अदृश्य। ये क्या है? अदृश्य है। ये क्या है? अदृश्य है। मैंने आपको क्या बताया? आप विज्ञान से हैं या नहीं है? सूर्य से जो हमारे पास तरंगे आ रही हैं वो तरंगों में ये सारी चीजें सम्मिलित हैं। हम किसे जानते हैं? सफेद प्रकाश को जानते हैं। सफेद प्रकाश को जानते हैं। डन। अभी बताइए, भूगोल बताया या विज्ञान? ये भूगोल है विज्ञान है? बेटा भूगोल नहीं है, पहले तो ये समझना होगा ना। हाँ सर, अब समझ में आया विषय, इसलिए कह रहे हैं परीक्षा पास होने के लिए समझने की जरूरत है। क्या बताया आपको? विज्ञान बताया। ये विज्ञान कब पढ़ाया जाता है? 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। जिन लोगों को नहीं पता है और जो इस पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं वो अपना थोड़ा विज्ञान पढ़ ले, पर हमें इसका कुछ कार्य आता है। भूगोल में
जब हम जलवायु पढ़ेंगे तो इसका कुछ कार्य आएगा। तो प्रकाश तो हमें पता है, प्रकाश तो चाहिए हमें। प्रकाश के अलावा जो गर्माहट होती है वो ये लेकर आता है। गर्माहट किससे आती है? इंफ्रारेड से, इंफ्रारेड से आती है। तो जो हमारा प्रकाश है, प्रकाश में तो है ही चीज, लेकिन गर्म क्यों लगता है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जब भी होगी वो गर्माहट का सूचक, ठीक है। उसके बाद एक और चीज बताना चाहता हूं। एक्सरे से क्या होता है? हमारे शरीर का एक्सरे होता है, वो ऐसी तरंगे होती हैं कि हमारी शरीर की मांसपेशियों को भेदती हुई चली जाती हैं, लेकिन हड्डियों को नहीं भेद पाती है। तो जब तरंग हमारी तरफ मारी जाती है तो उसकी छाया जो है, हड्डियों की छाया पीछे फिल्म पर आ जाती है, जो आपका एक्सरे होता है। अगर आपने एक्सरे देखा होगा तो उसमें हड्डियों का ही आता है, मांसपेशियां, यानी ये ज्यादा भेदक होती है। मैं बताना चाहता हूं कि जो इस तरफ की चीजें हैं इनमें ऊष्मा अधिक होती है। क्या होती है? ऊष्मा अधिक होती है, ये भेदनकारी होती हैं और ये हमारे लिए नुकसानदायक हैं। कौन सी वाली भेदन कर सकती हैं? ये तीनों, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। सबसे ज्यादा नुकसानदायक गामा रे हमारी त्वचा, हमारी कोशिकाओं को नष्ट कर सकती है, हमारे सेल्स को नष्ट कर सकती, कैंसर कर सकती, ये सब गामा रे है। इससे बचना चाहिए। जब न्यूक्लियर धमाके होते हैं तो ये सारे आते हैं, ठीक है। इनकी जो तरंग दैर्ध्य होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और इनकी वेवलेंथ कम होती है, तो इनको क्या कहा जाता है? लघु तरंग। क्या कहते हैं? लघु तरंग। इस तरफ जैसे जैसे हम आएंगे तो कौन सी तरंगे हो जाएंगी? ये दीर्घ तरंग, ठीक है। दीर्घ तरंग, दीर्घ तरंगों की भेदन की क्षमता कम होती है, इनमें ऊष्मा कम होती है, भेदनशीलता कम होती है। तो जो आप रेडियो सुनते हैं, रेडियो पे कमेंट्री सुनते हैं, वो कान पे लगाया तो क्या कानों में कोई बीमारी हो सकती? उससे नहीं हो सकती, भेदन ज्यादा नहीं है। वो अलग बात है, अगर आप कानों में बहुत तेज वॉल्यूम पे सुन रहे हैं तो कान को नुकसान हो सकता है, ये भेदती नहीं है। आपने सुना है, कई बार आप होटल में जाते हैं या दिल्ली में दुकानों में जाएंगे, खाने पीने की दुकान पे, तो वो क्या करता है? खाना गर्म करने के लिए एक मशीन में रखता है, वो खाना थोड़ी देर घूमता है और गर्म होकर आ जाता है। उस मशीन में क्या होता है? माइक्रोवेव होता है। ये भी इतनी नुकसानदायक नहीं है क्योंकि इस तरफ भेदन क्षमता कम हो जाती है। इंफ्रारेड, अभी आपको ये एयर कंडीशनर का, एसी का रिमोट ऑन करना, टीवी के रिमोट में क्या होता है? इंफ्रारेड होता है। तो ये सब इजी वाले हैं, ये सब कठिन वाले हैं। विज्ञान बताया है, जो भी बिंदु लिखा है इस पर प्रश्न बन जाएगा। सूर्य से क्या आएगा? सूर्य से क्या आएगा? इस तरफ का आएगा या इस तरफ का आएगा? दोनों आएंगे, दोनों आएंगे। प्रधानता किसकी होगी? इस तरफ की, क्योंकि इसके पास ऊष्मा अधिक होती है। तो सौर विकिरण इस तरफ अधिक ऊष्मा लघु तरंग का होता है, पार्थिव विकिरण कम ऊष्मा और दीर्घ तरंग। क्यों? पार्थिव विकिरण में दम नहीं होता, वो तो पृथ्वी ने निकाला ना। सूर्य से पृथ्वी गर्म हुई और गर्म होकर यह समझ में आया। कल हमने पार्थिव विकिरण की बात की थी, क्लियर है? डन। तो ये हुआ हमारा सौर विकिरण के बारे में। अब हम भूगोल पे चलेंगे। विज्ञान सभी लोगों ने, मैं एक बार को स्क्रीन से हट जाता हूं। जो छात्र अपने नोट्स बनाते हैं, ये स्क्रीन को रोकिएगा और इस पे जितना लिखना हो लिख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या दी आपको? जानकारी। ये जानकारी कहां से आती है? कक्षा 9वीं से आती है। जो छात्र, क्या बेसिक खत्म हो गया? सनसनी मचाना बंद करो। अगर मन है सनसनी मचाना तो कोई न्यूज चैनल ज्वाइन कर लो। एलियन आ रहे हैं, ऐसे वाली काम करना वो करें, ठीक है। और बाकी लोग जो नहीं सुन रहे, जो भी चैट पर हैं, जो इधर उधर के प्रश्न उठा रहे हैं, चैट डाउन कर दिया गया इसलिए कि आपके पास पूरी आजादी है। ऐसे लोगों को जो गूगल वाले प्रश्न पूछ रहे हैं उनको बोला जाए भाई गूगल कर ले और क्लास पर फोकस करो, ठीक है। इसको भूगोल में लगा दिया जाए, अब विज्ञान को भूगोल में लगाया जाए। चलिए, तो विज्ञान को भूगोल में लगाते हैं। विज्ञान से कहां पर आए? भूगोल में। ये मानते हुए कि आपके पास आधारभूत जानकारी नहीं थी, तो हमने पहले आपको आधारभूत बताया। ये हमारी पृथ्वी है,
ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये उसका वायुमंडल है, यहां से सूर्य है, सूर्य से क्या आ रहा है, सूर्य तप, प्रकाश आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो बताइए हमारे वायुमंडल को भेदेगा, भेदेगा कि नहीं सूर्य तप? सर इसमें दम होता है। कैसी तरंग है, लघु तरंग या दीर्घ तरंग? लघु तरंग या दीर्घ तरंग? लघु तरंग। साथ साथ में आंसर भी करिए और लिखते भी रहिए। वैसे तो आपका अगर आंसर सही होगा इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अगर आपको लगा सर ये लघु तरंग है, लघु तरंग है और अधिक ऊष्मा है, अधिक ऊष्मा है, ठीक है, डन। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि क्योंकि ये इतनी ज्यादा है तो ये हमारे वायुमंडल को चीरती हुई निकल जाएगी, सीधा घुसेगी और यहां पर पहुंच जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत दम है, बहुत दम है। अब पृथ्वी गर्म हो गई, गर्म पृथ्वी। अब पृथ्वी की भी तरंगे निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? पृथ्वी की तरंगे भी निकलनी शुरू हुई, ठीक है, ये तरंगे निकल गई। इसको क्या कहा जाता है? पार्थिव विकिरण। उत्तर देंगे सभी लोग और ऑनलाइन वाले अपने पेपर पे लिख लेंगे। कैसा लगता है, दीर्घ तरंग लघु तरंग? वहां तो लघु थी, यहां पर क्या हो जाएगी? सर ये समझ नहीं आया, जिसको समझ नहीं आया इससे जस्ट पीछे का जो भी साइंस बताया था उसे देख लेना, ठीक है। दीर्घ तरंग ऊष्मा अधिक होगी कम होगी? कम ऊष्मा, तो भेदनकारिता ज्यादा होगी कम होगी? ये फंस जाएगी इधर, ये वायुमंडल को पार करना मुश्किल होगा। समझ में? डन। तो कौन सी तरंग वायुमंडल में फंसती है? दीर्घ तरंग। आप लोग पार्थिव तरंग कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट अगर एग्जामिनर आपको परेशान करना चाहे तो पार्थिव की जगह क्या लिख देगा, दीर्घ तरंग या लघु तरंग? तो उत्तर कौन सा है? दीर्घ तरंग। जिसमें ऊर्जा कम होती है वो क्या होगी, फंस जाएगी। सर ये समझ में नहीं आया कैसे फंस जाएगी? अब आप यूं समझिए कि दिल्ली में बारिश हुई, बारिश की वजह से सड़क जो है, सड़क पे पानी भरा हुआ है, सड़क पे पानी भरा हुआ है। अब एक साइकिल है जो पानी को पार करेगी, जो तेजी से आ रही है, तेजी वाली पार करेगी या धीरे वाली? तेजी वाली में मोमेंटम होता, वो आवेग से निकल जाएगी, धीरे वाली फंस जाएगी कि नहीं? फंस जाएगी ना। तो यूं समझिए जिसमें ऊर्जा कम है वो पकड़ी जाएगी, पकड़ी जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया? पहली बात तो ये हुई। वायुमंडल के इस प्रभाव को जिससे वो बाहर जाती हुई ऊष्मा को रोक देता है, कम कर देता है, इस प्रभाव को हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं। हरित ग्रह प्रभाव लिख लो, हरित ग्रह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी डिफाइन भी कर रहा हूं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव। यदि कोई माध्यम, ग्रीन हाउस इफेक्ट बता रहा हूं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यदि कोई माध्यम ऊष्मा तरंगों को बाधित करके, यदि कोई माध्यम ऊष्मा तरंगों को बाधित करके तापमान में वृद्धि पैदा करता है, तो इस तापीय वृद्धि को हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं, हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं। इस तापीय वृद्धि को हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं। यदि कोई माध्यम तरंगों को अगर बाधित करके तापमान बढ़ाता है तो उसको क्या कहते हैं? हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं। इसकी मात्रा इस प्रभाव की मात्रा अधिक या कम हो सकती है। हरित ग्रह प्रभाव अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अधिक या कम हो सकती है। यह इस पर निर्भर करता है, इस प्रभाव की मात्रा अधिक या कम हो सकती है, यह इस पर निर्भर करता है, यह
इस पर निर्भर करता है कि हरित ग्रह तत्व, हरित ग्रह तत्व या गैसों की मात्रा, हरित ग्रह तत्वों या गैसों की मात्रा कितनी है। पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के हरित ग्रह तत्व हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के हरित ग्रह तत्व हैं, यानी वो क्या करेंगे, किरणों को रोक देंगे। विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, उदाहरण कार्बन डाइऑक्साइड, सुना है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, उदाहरण मीथेन, उदाहरण मीथेन, उदाहरण जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड मत लिखो, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड लिखो, ठीक है। जो लोग ऐसे चिंता में, भाई मेरा मिस हो गया, मैं लिख दूं CO2 बोला, मीथेन बोला, जल वाष्प बोला, और क्या बोला, इत्यादि। भी क्या करेंगे, ये बाहर जाने से करेंगे। तो हरित ग्रह प्रभाव अच्छी चीज है बुरी चीज है, जल्दी बताइए। पृथ्वी को ठंडा नहीं होने दे रही। एक बात बताइए कि आप लोग रात को जब सोते हैं तो हल्की सी एक चादर ओढ़ते हैं, क्यों ओढ़ते हैं? हमारे शरीर की जो ऊष्मा है, हमारे शरीर की जो ऊष्मा है वो चादर के अंदर कैद रहती है। तो चादर हल्की सी हमारे तापमान के आसपास रहती है, बाहर के तापमान से हमें थोड़ा सा अलग रखती है। खासकर अगर आप कूलर चला के सो रहे गर्मी के मौसम में, या कहीं पर AC चल रहा है तो आपको ठंडा लगेगा। तो उस ठंडा से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने चारों तरफ एक आवरण बांध लेते हैं जिसमें आपके शरीर का तापमान रहता है। तो पृथ्वी पर ये चादर का काम कर रही हैं। हमारा वायुमंडल क्या कर रहा है, चादर का काम कर रहा है। इसमें हरित ग्रह गैसें क्या कर रही हैं, पृथ्वी के तापमान को, औसत तापमान को 16 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने में मदद कर रही। अगर पृथ्वी पर, आपको बता रहा हूं, अगर पृथ्वी पर हरित ग्रह गैसें ना होती तो पृथ्वी का औसत तापमान, औसत बता रहा हूं, -15 होता, पृथ्वी हिमयुग में चली जाती। तो क्या हरित ग्रह गैसें हमेशा बुरी होती हैं? हमेशा बुरी नहीं होती हैं। क्या बुरा होता है, इनकी मात्रा एक सीमा से ज्यादा बढ़ना। तो ये प्रकृति में है कि हमारे पास हरित ग्रह गैसें हैं, वो रहेंगी, बता दिया। ये क्या करती है, कौन सी तरंगों को रोकती हैं, दीर्घ को या लघु को? दीर्घ को, कमजोर वाली को पकड़ लेते हैं, कमजोर वाली को पकड़ लेते हैं। क्या आपने वैश्विक तापन सुना है, ग्लोबल वार्मिंग? अगर कोई आपसे पूछे ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, हरित ग्रह प्रभाव, लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग का कारण बढ़ता हुआ हरित, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वैश्विक तापन। वैश्विक तापन का कारण, वैश्विक तापन का कारण हरित ग्रह गैसों में, हरित ग्रह गैसों में अत्यधिक वृद्धि होना है। ठीक है, हरित ग्रह प्रभाव प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का प्रतिफल क्या है, वैश्विक तापन। समझ में आ गया? वैश्विक तापन और हरित ग्रह प्रभाव में अंतर क्या है? प्रभाव प्रक्रिया है और तापन क्या है, उसका प्रतिफल। आप पौष्टिक खाना खाएंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे तो पौष्टिक आहार प्रतिक्रिया प्रक्रिया है, उससे स्वस्थ शरीर, उसका प्रतिफल। समझ में आ गया? हरित ग्रह प्रभाव, हरित ग्रह कारक
और कौन सी तरंगों को पकड़ेंगे? दीर्घ तरंगों को। लघु तरंगों क्यों नहीं पकड़ सकते? शक्ति होती हो भेद के चली जाएंगी, भेद के चली जाएंगी। तो एक वाक्य यहां पर लिखना चाहता हूं, आप बताइएगा अब जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके संदर्भ में आपको समझ में आया कि नहीं। वायुमंडल, वायुमंडल क्या है? ये सूर्यातप के लिए पारदर्शी होता है, या सूर्यातप की जगह सौर विकिरण लिखते हैं, आज तो विकिरण सिखाया ना आपको। सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होता है, और यहां पर लिख रहा हूं वायुमंडल, वही पर वही, बस उसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा। वायुमंडल पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है, यानी उसको रोक देता है। सिद्धांत भी समझाया, लिखवा भी दिया, क्लियर हो गया? डन। यहां तक आ गए? मुझे एक बात बताइए मेरे शरीर में एक्सरे जा रहा है, मेरे शरीर का एक्सरे हुआ है, और मेरे शरीर में इंफ्रारेड रे जा रहा है। कौन सा शरीर को गर्म करेगा? कौन सा उसका तापमान बढ़ाएगा? इंफ्रारेड। क्यों? से इंफ्रारेड का काम है ना, वो तापमान से जुड़ी हुई है, और ये आपके शरीर में जा रही है, और एक्सरे क्या कर देगी? सर एक्सरे तो भेदती हुई निकल जाएगी ना, वो नहीं रुकती आपके शरीर में, बट हाँ हो सकता है कोशिकाओं को प्रभावित कर दे, तो जो भेद गई वो पार चली गई। जैसे गोली है, गोली निकल जाएगी, चप्पल चिपक जाएगी लगने के बाद, ठीक है। तो ये हुआ हमारा गर्म और वो। तो वायुमंडल गर्म किससे होगा? कौन से विकिरण से वायुमंडल गर्म होता है? पार्थिव विकिरण से। सोचने की बात है कि वायुमंडल गर्म किससे होगा? वायुमंडल गर्म होगा पृथ्वी से। हमारी सोच, सामान्य सोच क्या कहेगी? सूर्य की किरणें वायुमंडल को गर्म करती हैं। नहीं करती हैं। क्यों? इसको तो भेदती हुई चली गई। गर्म कौन करेगा? समझ में आया? तो क्या मैं एक वाक्य लिख सकता हूं, वायुमंडल, वायुमंडल नीचे से गर्म होता है। नीचे से मतलब पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। प्रीति भी यही कह रही है, तो सभी लोग समझ में आ गया? तो अभी मैंने बहुत ही बेसिक आपको विज्ञान और विज्ञान को भूगोल में जोड़ के दिखाया, विज्ञान और भूगोल को जोड़ के दिखाया। अब मैं इसके एक अहम पहलू पर जाने वाला हूं। अब आपका काम है लॉजिक लगाइए और उत्तर दीजिएगा। लॉजिक लगाना है और उत्तर देना है। ये हमारा वायुमंडल, ये क्या है? हमारा वायुमंडल है। एक व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है, इसके ऊपर सारी गैस क्या है? कैसा इसका संगठन है? वायुमंडल कैसा है? स्तरीय है। ये तो मैंने बताया आपको, ये तो मैंने बताया। आप पैदा होके आप जानते थे ये चीज? तो ये तो मैंने बताया, फिर मैंने साथ में बताया कि देखिए अलग अलग घनत्व है, इसलिए नीचे हो जाता है, वो हो जाता है। मुझे किसने बताया? पुस्तक ने बताया। पुस्तक को किसने बताया? वैज्ञानिक ने बताया। वैज्ञानिक को कैसे पता? उसने शोध अनुसंधान किया होगा। तो हम उस पहले वैज्ञानिक के पास जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए कल्पना करते हैं, हम उस पहले वैज्ञानिक के पास जा रहे हैं जिसे नहीं पता कि वायुमंडल की संरचना और संगठन क्या है। वो चाहता है कि वायुमंडल क्या है इसके बारे में पता करूं। तो पता करूं तो उसको ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा। तो उसको, जैसे आपको बोला वेदर रिपोर्ट, वो यहां का ले लेता है, एक्स का ले लेता है, वाई का ले लेता है, जेड का ले लेता है, ए का ले लेता है और बी का ले लेता है। जब वो चेक करता है तो उसमें वही गैसेस आती हैं, वही सारी गैसेस आ जाती हैं जो हमने देखा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये चार हो गए। उसके आगे की भी मैंने आपको दिखा दी, वो सारी आती हैं। तापमान भी ले लेता है। अब उसका मन है कि ये तो सतह पे तो देख लिया, क्षैतिजिक तो देख लिया, थोड़ा ऊपर भी देखूं।
अब ऊपर का कैसे पता चलेगा? ऊपर के लिए उसने दिमाग लगाया। अब दिमाग लगाया, क्या लगाया? इसने कहा मुझे ऊपर जाना होगा, तो ऊपर तो बहुत मुश्किल है। इसने गुब्बारा लिया। कौन सा गुब्बारा? गैस का गुब्बारा। अब ये गुब्बारा ऊपर जाएगा और इस गुब्बारे पे क्या लगा दिया इसने? थर्मामीटर लगा दिया। थर्मामीटर क्या करेगा? रीडिंग देता जाएगा, रीडिंग देता जाएगा। तो यहां पर जब इसने लिया, ए पर जो तापमान था, ए पर जो तापमान था, ए पर इसने तापमान लिया 40। कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस। इसने गुब्बारा छोड़ दिया। गुब्बारा जब 1 किलोमीटर पहुंचा, कितनी ऊंचाई पर है? 1 किलोमीटर ऊंचाई पर है, तो उसका तापमान क्या होगा? क्या होगा इसे नहीं पता था। इसने पाया कि वो तापमान जो है 35 डिग्री हो गया। तो यानी क्या हुआ? तापमान घटा। फिर इसने कहा कोई बात नहीं, जाने दो और ऊपर जाने दो। इसने और ऊपर जाने दिया, 2 किलोमीटर पहुंचा, तो वहां पर क्या हो गया? 30 डिग्री। कौन कर रहा है ये? जिन्हें नहीं पता कि वायुमंडल क्या है। ये हमारे वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं। मैंने आपको थोड़ी देर को वैज्ञानिक की जूतों में डाल दिया है। उसने दूसरे वैज्ञानिक से कहा भाई तू भी करके देख ले। पूरे दुनिया में वैज्ञानिकों ने जब ये काम किया तो सबने पाया कि वायुमंडल में जैसे जैसे ऊपर जाओ तापमान गिरता है, तापमान गिरता है। तो अब क्योंकि वैज्ञानिक हैं तो उनसे पूछा कि भाई तापमान क्यों गिरता है, ये बताओ। समझ में आया समस्या क्या है? पहले आप अनुसंधान करते हो, अनुसंधान के बाद जो आपको मिली जानकारी, जो आपने अनुभव किया, अब उसका कारण बताओ। तो वैज्ञानिकों ने कहा यार इस पे सोचना पड़ेगा। तो सब वैज्ञानिकों ने एक कारण बताया। क्या कारण हो सकता है? जो मैंने अभी आपसे चर्चा की है उसी में उसका कारण छुपा हुआ है। क्यों ऐसा है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तापमान गिरता है? हाँ जी बताइए, आप कुछ कह रही हैं। वायुमंडल नीचे से गर्म होता है, आप क्या कह रहे हैं? पार्थिव विकिरण के कारण। हाँ जी। तो देखिए बहुत सारे लोगों ने कहा, इन्होंने कहा वायुमंडल के निचले हिस्से में जो है बहुत ज्यादा गैस होती है, उससे ऐसा होता है। कोई पार्थिव विकिरण कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वैज्ञानिक ना बहुत ही सिंपल व्यक्ति होता है। उसने कहा सुनो भाई, अगर कोई हीट का स्रोत है, अगर कोई दीवार है लाल गर्म है, या यूं समझ लीजिए होलिका दहन हो रहा है, आप अगर होलिका दहन में जहां पे आग लगी हुई है लकड़ी के पास, उसके पास खड़े हैं और उसके दूर खड़े हैं, तो अंतर हो जाएगा कि नहीं हीट में? जितना पास होंगे ऊष्मा के स्रोत से उतना ज्यादा तापमान गर्म होगा। तो इसमें गैसों का घनत्व मैटर करता है। आप होलिका दहन में लकड़ी के एकदम पास खड़े, बहुत गर्मी लगी, क्यों? यहाँ गैस की डेंसिटी ज्यादा है भाई, वो ना ज्यादा विकिरण पकड़ रहा है। इतना विज्ञान नहीं जानते हो। उनका ऊष्मा का स्रोत क्या है? पृथ्वी। क्यों? यहां से गर्म हो रहा है। तो अगर मैं तुलना कर रहा हूं ए, बी, सी और डी, कहां पे ज्यादा हीट होनी चाहिए? ए में होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कि जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊंचा जाते हैं तो तापमान में गिरावट होती है। ये गिरावट इसलिए होती है क्योंकि हम ऊष्मा के स्रोत से दूर जा रहे हैं। यहां पे बहुत सारे लोग गैसों की डेंसिटी और ये सब करेंगे। ये सब विज्ञान का भद्दा मजाक उड़ा रहे हैं। बातों में मत फंसना। इन लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और लॉ ऑफ आइडल गैसेस वगैरह पढ़ा था, और अगर पढ़ के कुछ उखाड़ सकते तो उखाड़ चुके होते। हुआ नहीं है भाई। इसलिए कह रहा हूं बहुत सिंपल सी चीज, जैसे ही आप गर्म चीज से जितनी दूरी पर हैं उतना ज्यादा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से लिखेंगे, या ये पहले ये बनाइए, आप तो बनाते ही नहीं हो, ये बनाओ जल्दी से। ऊपर हेडिंग क्या देनी है? पूरा पेज चाहिए मुझे? कैसा चाहिए मैं बता दूं, मेरे पास शीट ही नहीं है यार। एक शीट तो नीचे, ये तो चौकोर ही है। हाँ जी, अपनी कॉपी को ऐसे रखेंगे, घुमाएंगे नहीं, ऐसे रखेंगे। ब्लैंक शीट चाहिए मुझे, नीचे ग्राफ चाहिए, नीचे ग्राफ चाहिए इस तरह से। ये हो गया। यहां पर क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई, ऊंचाई के साथ हम क्या कर रहे हैं? वायुमंडलीय संगठन, वायुमंडलीय संगठन। चलिए, तो आप पहले करा चुके हैं, अब यहां पर लिख रहे हैं ताप परिवर्तन आधारित। चलेगा? पहले ये बना लीजिए, पूरा पेज चाहिए मुझे, इसमें कंजूसी मत करना। ठीक है।
बना लिया? पूरा का पूरा चाहिए मुझे? बेटा कंजूसी मत करो, सच में बता रहा हूँ, ये पूरा पेज चाहिए, इसमें वो होगा। बाद में क्या होगा, अरे सर ऊपर की तो परत बनी नहीं रही, जगह खत्म हो गई, फिर मेज पे बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? फिर लिखेगा सर नोट्स कैसे बनाएं सर, धीरे धीरे मेरा दहेज इकट्ठा करवा दीजिए सर, आईएएस वाईएएस तो मैं बनने नहीं आया हूं। और अगले पेज पे लिखेंगे, अगले पेज पे लिखेंगे, जलवायु वैज्ञानिकों ने, जलवायु वैज्ञानिकों ने वायुमंडल, जलवायु वैज्ञानिकों ने वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर क्या होता है? वर्टिकल, वर्टिकल होता है ना। जलवायु वैज्ञानिकों ने वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर अध्ययन में, अध्ययन में ये पाया कि सामान्यतः, सामान्यतः ऊंचाई के बढ़ने पर, ऊंचाई के बढ़ने पर, ऊंचाई के बढ़ने पर तापमान का ह्रास होता है। क्या होता है? तापीय ह्रास। जो लोग हिंदी नहीं जानते, जो नमी जैसे प्रश्न पूछते हैं, उनके लिए बता रहा हूं। तापीय ह्रास का मतलब ताप में गिरावट। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेम्परेचर फॉल। तापमान में क्या हो जाएगा? तापमान में ह्रास हो जाएगा। ठीक है। इसका कारण, इसका कारण है कि वायुमंडल, वायुमंडल नीचे से, यानी पृथ्वी सतह से, नीचे से या पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर ऊष्मा ग्रहण करता है, ऊपर की ओर ऊष्मा ग्रहण करता है। ऊंचाई के साथ, ऊंचाई के साथ पृथ्वी से दूरी बढ़ने पर, ऊंचाई के साथ पृथ्वी से दूरी बढ़ने पर ऊष्मा कम होती है, जिससे तापमान में गिरावट आती है। इस गिरावट की औसत दर, इस तापीय गिरावट की औसत दर इस गिरावट की औसत दर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर या 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर। गणित बता रहा हूं, प्रश्न आ जाता है, इसकी एक वैल्यू है। किसने बताई? शोधकारों ने। ठीक है। इस गिरावट की दर 6.5 डिग्री सेल्सियस, औसत, औसत लिखवाया मैंने, औसत दर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर या 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर होती है। और इसे, और इसे वायुमंडलीय ह्रास दर कहा जाता है। एक नया, नया टर्म भी आपको दे दिया, लिखवा भी दिया परिभाषा कैसे बनती है। 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर या फिर 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, इसे वायुमंडलीय ह्रास दर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेरिक, अंग्रेजी में
लैप्स रेट क्या कहते हैं? लैप्स रेट। कैसे पता चली? कैसे पता चली? अनुसंधान से। मैंने घर में नहीं बनाई है, हमें जाकर ये पता। ठीक है, डन। हो गया। अभी जो आपने ग्राफ बनाया था, ये जो आपने ग्राफ बनाया था, इसकी एक्स एक्सिस पर हूं, एक्स एक्सिस पर हूं। कहां पर हूं? इसके क्षैतिजिक एक्सिस पर हूं। बनाया हुआ आप लोगों ने ग्राफ। अब इस पर हम लिखेंगे तापमान। क्या लिखेंगे? तापमान। और बीच में लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 0 डिग्री, यहां पर 10 डिग्री, यहां पर 20 डिग्री, यहां पर -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90 इत्यादि। तापमान का ये नीचे बनाए जल्दी से। डन। एक जानकारी दूं, और क्या आप मेरे लिए प्लॉट करके बताएंगे? वायुमंडल का औसत तापमान, वायुमंडल का औसत तापमान, विश्व का औसत। अंटार्कटिका नहीं कह रहा हूं, विश्ववत नहीं कह रहा हूं, विश्व का औसत। अगर आप थर्मामीटर ले तो वो है 16 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मुझे यहां पर 16 डिग्री सेल्सियस कहीं पे बिंदु मार्क करना हो तो कहां मार्क करूं? जल्दी बताओ। 10 और 20 के बीच में मार्क कर दूं? कर देंगे? जल्दी से कर दीजिए। 10 और 20 के बीच में मार्क कर दिया, और यहां पे लिख दीजिए 16 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? विश्व के वायुमंडल का औसत तापमान। इसको याद कर लेना है, वायुमंडलीय औसत तापमान। ठीक है। यहां पर भी ऊंचाई कर दूं। अब ये वाली वाई एक्सिस पे ऊंचाई करना शुरू करें। ऊंचाई कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 10 किलोमीटर, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यहां पे थोड़ा सा मिटाया और एक चिन्ह डाला ये वाला, और यहां पर 400। जिन भी लोगों को ग्राफ बनाना नहीं आता, आपके सामने बनाया, आपके साथ बनाया है। मजाक मत करना सर, हाथ जोड़ रहे हैं, बिगिनर हैं, इधर से तलवार मारो, उधर से मारो, पढ़ाई कर लो। अगर आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया तो ये बिल्कुल आधारभूत से चल रहे हैं। जो भी लोग सर आधारभूत मेरा अधूरा रह गया, सब जा रहा है। ईमानदारी से काम कर रहे हो तो आएगा आएगा, और इस पे प्रश्न आएगा थोड़ी देर में। डन। अब 15 किलोमीटर की ऊंचाई, 15 किलोमीटर की ऊंचाई पे तापमान -80 आया। कितनी ऊंचाई? 15 किलोमीटर। तापमान कितना आया? -80। किसे पता चला? वैज्ञानिकों को। तो आपको बिंदु लगाना है, जल्दी लगाओ, जल्दी बताओ। 15 किलोमीटर की ऊंचाई पे -80, बिंदु लगाओ जल्दी से। 15 किलोमीटर की ऊंचाई, अब तो ग्राफ बना दिया। 15 किलोमीटर की ऊंचाई पे तापमान कितना आया? -80। 15 किलोमीटर की ऊंचाई पे तापमान। अब लोगों को लग रहा है अच्छा ये बनाना था, जल्दी बताओ कहां पे लगाया? -80 लगाया 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो मेरे सामने एक छात्र बैठे हुए, इन्होंने यहां पर बिंदु लगाया है, यानी इनको एक्सिस देखना नहीं आता है। अब ये बताइए मेरी गलती है? अब ये भी क्लास में करवाना होगा। 15 किलोमीटर की ऊंचाई
और -80 ये है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पे ये आ जाएगा। बेटा ये एक्सिस नहीं आएगा, क्या करना है? और जिन लोगों से ये नहीं लगा, आप समझ लीजिए आप आईएएस की बात तो करते हैं, एक आंदोलन में जुड़े हुए, उस आंदोलन की हवा निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? सिर्फ प्लॉट करना है, एक्स और वाई, स्कूल में सीखा है ना, एक्स और वाई। तो मैंने कहा 15 किलोमीटर की ऊंचाई पे -80 है, यहां पर ये है और वहां पर ये है, तो ऊंचाई के साथ क्या रहा होगा? तापमान में गिरावट। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो क्या इस तरह का आएगा कि नहीं आएगा? अगर वैज्ञानिक अपना देखेंगे तो क्या उनकी लाइन ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी? अब जिन लोगों को इतना भी नहीं आता है कि मैप में एक्स और वाई कैसे डालना है, वो भी क्या कहेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब एक बात बताइए, उनके लिए अगर क्लास को चलाना हो कम से कम 10 वर्ष लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? पूरा डार्विन का सिद्धांत लग जाएगा, उत्पत्ति का। तो आप चाहते हैं तो उनके हाईजैक में हम आ सकते हैं, वरना थोड़ा सा और पढ़ना होगा। हम सारे शिक्षकों का मत ये है कि पास वो करेगा जो मेहनत करेगा। जिसने समय रहते कर लिया, 1 साल में कर लिया, 1 साल में निकल जाओ। हमारे पास 1 साल वाले भी टॉपर हैं हमारे पास। अगर हम सुनते हैं तो शक्ति दुबे भी हमने सुना, 5 साल भी लग गए। 5 साल तो 5 अटेम्प्ट हो गए, 6 साल तो लगे। ये आपकी मर्जी। डन। तो तापमान क्या हो रहा है? गिरावट हो रहा है। उसके बाद तापमान में गिरावट थम गई। तापमान में गिरावट थम गई और तापमान क्या हुआ? 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान कितना है? 0। प्लॉट करेंगे 50 किलोमीटर की ऊंचाई, 0 डिग्री तापमान, बिंदु लगाइए। 50 किलोमीटर की ऊंचाई, 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान कितना? 0। तो y की वैल्यू आपको बता दी, x की वैल्यू भी बता दी। x पर कितना है? 0 और y कितना है? 50। बताइए कहां लगेगा बिंदु? 50 और 0। मेरा बहुत गड़बड़ है, कैसे, कौन सी क्लास तक पढ़े हो ये बताओ। अभी कह देना सर हमारे राज्य में ना पढ़ाते ही नहीं है, तो ये गलत बात है कि नहीं? अगर नहीं पढ़ाते हैं तो पढ़ाई में ही क्यों करना है फिर? आप बताइए, आपको y की वैल्यू दे दी 50 और इसकी वैल्यू क्या दे दी? 0। अब सोचिए मुझे ये भी बताना हो और छात्र कहे अरे हमको कुछ समझ नहीं आया, हम फाउंडेशन इस टीचर से भी पढ़ लिए, उस टीचर से भी पढ़ लिए, ये बहुत तेज जा रहे हैं। भैया क्या मजाक कर रहे हो यार? नमी क्या होती है पूछ रहे हो? अब जोड़ दिया जाए। ये जो रेखाएं बनी है किस चीज की हैं? जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर जाएंगे तो तापमान में कैसा कैसा परिवर्तन आया, ये कैसे पता चला? ये लाइन सब कुछ नोट किया थर्मामीटर से। थर्मामीटर से नोट किया। किसने नोट किया? वैज्ञानिकों ने। तो जब ये हुआ तो मुझे बताइए, ए में तापमान में क्या हो रही है? गिरावट। और बी में क्या हो रही है? तापमान में वृद्धि। है या नहीं? तापमान में गिरावट का कारण क्या था? तापमान में गिरावट का कारण क्या था? ह्रास दर। ह्रास दर, ये तो उन्होंने समझा दिया। उन्होंने कहा दूर जा रहे हो इसलिए हो रहा है, यहां तक ठीक था। तो उन्होंने इसको क्या कहा? जहां तक तापमान में गिरावट होती है इस लेयर को उन्होंने नाम दिया शोभ मंडल। कितने लोगों को शोभ मंडल कैसे बनता है समझ में आया? शोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है। कहां तक होता है? जब तक तापमान में गिरावट होती है। ठीक है। और ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? तापमान गिरता है, सामान्यतः गिरता है। ये बढ़ क्यों रहा है? ये उनकी नौकरी पर सवाल आ गया, इसका जवाब हम उन्हें देना है। अच्छी बात है आपको नहीं देना है, क्योंकि आपको तो ग्राफ नहीं बनाना आता। मैं भारत मौसम भवन में गया, मैं भूगोल कर रहा था, जेएनयू में अपना मास्टर्स एमए कर रहा था, तो वो हमें ले गए यूनिवर्सिटी से। मुझे बहुत अच्छा लगा। भारत मौसम भवन में बहुत सारे यंत्र लगे हुए हैं, सारी चीजें हैं, पूरे सैटेलाइट का डेटा आता है, सब कुछ आता है।
मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे कहा मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ भारत मौसम विभाग में, तो इसके लिए कौन सा एग्जाम है, मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ। उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं, मैंने कहा मैं एमए ज्योग्राफी कर रहा हूँ। उन्होंने कहा आपके लिए भारत मौसम भवन में कोई नौकरी नहीं है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मैंने कहा ना मौसम तो बहुत चुनौती होता है, उसके लिए तो वैज्ञानिक चाहिए। उन्होंने कहा अगर आपको यहाँ पे नौकरी चाहिए तो आपका फिजिक्स में एमएससी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिजिक्स में, भूगोल में नहीं, क्योंकि आपको ये ग्राफ बनाना आना चाहिए भाई। और आपको लगता है फिजिक्स में सिखाया जाता है ग्राफ? नहीं, ये तो वैसे ही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर परीक्षा पास करनी है, इतनी सरल सी चीज हमने जो 10वीं में सीखी वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो पहला क्या हुआ? शोभ मंडल। जल्दी से लिखेंगे शोभ मंडल। शोभ मंडल। वायुमंडल का कि सबसे निचली परत, पहली चीज, पहली जानकारी दी। ये प्रश्न आता है, सबसे निचली परत। दूसरी चीज, क्या चारित्रिक विशेषता है? यहां तापमान ऊंचाई के साथ गिरता है, तापमान ऊंचाई बढ़ने पर गिरता है। तापमान क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने पर गिरता है। इसको क्या कहते हैं? सामान्य ह्रास दर। डन। बहुत ही सिंपल सी चीजें, कोई वो नहीं, यहां कोई घनत्व नहीं है, कोई भी गैस का घनत्व वनत्व का जो भी नाटक आपके पास विज्ञान के नाम पे आपने गलतियां सीखी हुई है, मेरा काम है नशा मुक्ति केंद्र आपका विज्ञान भी सही कर रहा हूं। इसका कुछ हवा के मॉलिक्यूल से लेना देना नहीं है। यहां पे जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे तापमान गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि आप ऊष्मा के स्रोत से दूर जा रहे हैं। इस मंडल में विशेष है, इस मंडल में 90% जलवाष्प प्लस 99% धूल कण होते हैं। इस मंडल में वायुमंडल का जितना भी जलवाष्प है वो कहां पर है? शोभ मंडल में 90% जलवाष्प, और क्या मैं कह सकता हूं अधिकांश मात्रा यहीं पर है। समस्त मौसमी घटनाएं, समस्त मौसमी घटनाएं जैसे मेघ निर्माण, जैसे वर्षण, जैसे पवन, जैसे तूफान इत्यादि इसी मंडल में होते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मौसम मंडल। आपको इसके गुण भी लिखवा दिए, कैसे बनता है वो सारी चीजें बना दी। बादल कहां बनेंगे? यहीं बनेंगे। सब चीज यहीं पर, सारी चीज यहां होते हैं। इसकी ऊपरी सीमा का नाम शोभ सीमा होता है। जिसकी औसत ऊंचाई जिसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है, विषुवतीय क्षेत्र पर या विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, व ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, औसत 13 किलोमीटर।
डन है। शुभ मंडल का पता कैसे चला? किसी क्लास में बैठ के नहीं पता चला, मेहनत करके पता चला। ठीक है, अब आ गया तापमान बढ़ने लगा। सवाल ये आ गया कि ये तापमान बढ़ क्यों रहा है? तापमान बढ़ क्यों रहा है? तो सब में चिंता हो गई कि भाई तापमान बढ़ रहा है, कारण बताओ, कारण बताओ। किसी को कारण नहीं मिला। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, जब समस्या होती है तो क्या करते हैं? अनुसंधान कुछ सैंपल लेते हैं। उनका इस जगह का ना सैंपल लेकर आओ। इस जगह का सैंपल लिया तो सामान्यतः कौन सी गैसें मिलती हैं नीचे? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, आर्गन, यही सब मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है। यहां पर भी मिली, यहां पर भी मिली, लेकिन यहां पर एक गैस की मात्रा अचानक बढ़ी हुई मिली। कौन सी गैस? इसलिए इस क्षेत्र में जहां ओजोन की मात्रा अधिक है उसको ओजोन मंडल कहते हैं। जरा लिख लो, साथ साथ करते चले जाओ। पूरा का पूरा जो उन लोगों को समझ में आया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और किस तरह से बहुत खूबसूरती से इन लोगों ने पूरे वायुमंडल के इस वर्गीकरण को समझा। एक बार को आपको वैज्ञानिक का जीवन बता रहा हूं। ठीक है, ओजोन मिला, मिल गया, लेकिन क्या ओजोन मिलने से क्या समस्या का उत्तर मिल गया हमें? नहीं। तापमान बढ़ क्यों रहा है? ये तो कुछ खास नहीं हुआ। तो अब मौसम वैज्ञानिक जो हैं उन्हें यह पता है कि तापमान बढ़ना शुरू हो गया है, और तापमान बढ़ने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ऊष्मा का स्रोत क्या है? ऊष्मा तो यहां से आ रही थी, तो तापमान तो घटना चाहिए। और मैं आपको क्या बता रहा हूं, तापमान क्या होता है? ऊष्मा का सूचक होता है। यानी यहां ऊष्मा बढ़ गई। कैसे बढ़ गई उन्हें नहीं पता था। फिर आपस में वैज्ञानिक एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे आप देखेंगे, आपके अर्थव्यवस्था शिक्षक से मैं कभी कभी बात करता हूं, राज्य व्यवस्था शिक्षक से कभी कभी बात करता हूं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे बात करते हैं। अलग अलग शिक्षक एक दूसरे की विषयों से समझते हैं। जब आपको बताते हैं तो हम उन सबका मिला के बताते कि नहीं बताते? तो यहां एक वैज्ञानिक ने अपने एक रसायन वैज्ञानिक, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट को फोन करके कहा कि भाई यार, यहाँ पे ना तापमान बढ़ रहा है और वहां बहुत ओजोन मिली है, हमें समझ नहीं आ रहा, तुम्हें कुछ आइडिया है? बोला हाँ मुझे तो आइडिया है, तो बहुत आसान है। ओजोन कैसे बनती है? ऑक्सीजन प्लस एक एटॉमिक ऑक्सीजन और एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल या एटम, अणु और परमाणु मिलके क्या बनाते हैं? ओजोन बनाते हैं। और ये क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, पलट भी सकती, उल्टा भी हो सकता है। ओजोन विखंडित होकर क्या बन सकता है? O2 और O। यहां तक तो ठीक था। केमिस्ट्री वाले ने कहा इसके साथ एक और चीज होती है, डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता है? ऊष्मा का सृजन होता है। तो ये जो ओजोन की जो प्रक्रिया है, इसमें ऊष्मा जनित होती है। ऊष्मा जनित होती है, तापमान बढ़ता है। उसने कहा फोन रख, मुझे मेरा उत्तर मिल गया, मेरी सैलरी भी अब मुझे मिलेगी। तो यहां पर तापमान बढ़ाने के लिए एक लोकल इस पेटी में कुछ हो रहा है। इस पेटी में ओजोन गैस की मात्रा अधिक है, और उस ओजोन के जो रासायनिक रिएक्शन होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, उसमें ऊर्जा सृजित हो रही है। तो यहां से तो ऊर्जा कम है, लेकिन यहां पर क्या हो गया? लोकल ऊर्जा आ गई। तो क्या हो गया? ये समझ में आया? ये आपके माता पिता आपको क्या देते? पॉकेट मनी देते हैं। ठीक है, जितनी पॉकेट मनी होगी, महीने के शुरुआत में आपको मिली मान लो 1000 रुपया, महीने के अंत में क्या हो जाती है? कम होने लगती है, माइनस, कर्जे में चले जाते हो। फिर आपकी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ने कुछ दे दिया, ये तो पता ही नहीं था, अचानक। और वो भी ऐसे देता नहीं है, सिर्फ कर्जा उतारता है, जीरो पे रखा है अभी भी। ऐसा नहीं था, जो मिसिंग था वो आ गया। ठीक है, इस मंडल को, जिसमें तापमान फिर से बढ़ा, इसको लाइन को पूरा करेंगे। इस मंडल का नाम क्या रखा? समताप मंडल। दूसरा मंडल समझ में आ गया? तो पहला मंडल क्या था? शुभ मंडल। दूसरा क्या है? समताप मंडल। शुभ मंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
ट्रोपोस्फियर। इसकी ऊपरी सीमा क्या है? ट्रोपोपॉज। शोभ सीमा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर कितना होता है? 18 किलोमीटर। ध्रुव पर कितना होता है? 8 किलोमीटर। डन। अब किस पर है? समताप मंडल। समताप मंडल शोभ सीमा के ऊपर जाने पर, या से कर दे, से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय या वायुमंडल का तापीय ह्रास होता है या रुक जाता है? रुक जाता है। वह ताप वृद्धि होती है। यह पहला बिंदु है। किस मंडल में तापमान बढ़ता है? समताप मंडल में। ठीक है। इसे विपरीत ह्रास दर कहा जाता है। इन्वर्टेड लैप्स रेट या तापीय व्युत्क्रमण। टेम्परेचर, बड़े कठिन शब्द मैंने यूज किए हैं, लेकिन साथ साथ समझाने के बाद ही यूज किए हैं। इसे विपरीत ह्रास दर या तापीय व्युत्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। तो कभी भी अगर आपसे पूछे कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है बढ़ता है, सामान्यतः घटता है। बट अगर असमान कंडीशन हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? विपरीत ह्रास दर या फिर तापीय व्युत्क्रमण, इन्वर्टेड लैप्स रेट या टेम्परेचर इन्वर्जन। ये कहां पर होता है? ये समताप मंडल में होता है। इसी मंडल में, या इसकी, इस मंडल की, पहले तो देखते हैं इस मंडल की ऊपरी सीमा 50 किलोमीटर पर है और क्या कहलाती है? समताप सीमा कहलाती है। स्ट्रेटोपॉज, क्या कहेंगे इसको? स्ट्रेटोस्फियर, और इसको क्या कहेंगे? स्ट्रेटोपॉज। डन। बताइए, इसमें धूल के कण हैं? इस वाले मंडल में धूल के कण हैं? सर 99 तो नीचे ही चले गए थे, बहुत कम हो गए। इसमें क्या जलवाष्प है? वो भी 90% हो चुका है, अधिकतम तो जा चुका है, थोड़ा बहुत ही है। ठीक है। तो जब आपके पास जलवाष्प और धूल के कण ही नहीं है, तो ये धूल के कण और जलवाष्प इंपॉर्टेंट होते हैं बादल बनाने के लिए। बादल बनेंगे तो बिजली चमकेगी, वर्षा होगी, तो क्या यहां पर मेघ बनेंगे, बादल बनेंगे? नहीं बनेंगे। मौसमी प्रक्रियाएं होंगी? नहीं होंगी। तो अगर एक वायुयान के पायलट को अपना हवाई जहाज उड़ाना हो तो कहां पे उड़ाएगा? शोभ मंडल में या समताप में? समताप में। क्योंकि शोभ मंडल में यूं समझिए कि आप एक कार में हैं और बहुत सारा ट्रैफिक है और स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं। आपके पास तो चॉइस है, या तो इस सड़क पे रह लीजिए या दूसरी सड़क पे ले लीजिए जो खाली है लेकिन उस पर टोल लगेगा। तो आप देखेंगे ग्रामीण लोग जो टोल नहीं देते हैं तो ग्रामीण सड़कों में, टूटी फूटी सड़कों पे चले जाएंगे क्योंकि उतना पैसा नहीं होता। लेकिन जो वाहन, जो अंतरराज्यीय वाहन है, जिनको समय बचाना है, वो क्या करेंगे? हाईवे पे चलेंगे, टोल देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन टूटी फूटी सड़क पर नहीं आएंगे। तो पायलट को जब जहाज उड़ाना है तो शोभ मंडल में उड़ाएगा तो भाई उसको बहुत सारी दिक्कत होगी। तो उड़ान तो वो लेता है, शोभ मंडल को भेजता हुआ कहां चला जाएगा? समताप में। अब मजे से जो है ऑटो पायलट पे डालो, अपना यूट्यूब सुनो जो तुम लोग सुन रहे हो।
है कि नहीं? हाँ जी, तो स्ट्रेटोपॉज आ गया, कितनी ऊंचाई तक है? 50। इसी मंडल में, इस मंडल में 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में ओजोन गैस O3 का, ओजोन गैस का संघनन देखा जाता है। इसे इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। तो ओजोन मंडल कहां पर है, किस मंडल में है? समताप। क्या पूरा समताप मंडल ओजोन मंडल है? नहीं, उसका एक पेटी है उसमें, जहां पर ये डन है। ओजोन की कोई उपयोगिता है? ओजोन गैस, दो चीजें अगर हमें लिखना हो जो परीक्षा में आता है, तो परीक्षा के लिए अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं। पहली चीज, ओजोन मंडल, सौर विकिरण। सौर विकिरण में सब कुछ आता है कि नहीं आता है? के या की पैरा बैंगनी किरणों को का अवशोषण करता है, यानी क्या कर देता है? रोक देता है। और ये जो पैरा बैंगनी किरणें हैं, यदि हमारे वायुमंडल को भेदती हुई अगर नीचे तक आ गई, तो आपको याद है कौन सी वाली नुकसानदायक हैं जो भेदती हैं? गामा हो गई, एक्स हो गई, पैरा बैंगनी। ये हमें क्या कर सकती हैं? कई तरह के विकार हो सकते हैं। जो सबसे मशहूर विकार है वो क्या है? त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर। हाँ जी, पाया जाएगा संघनन, जो मैंने कहा ना, उनका संघनन, उनका कंसंट्रेशन ज्यादा है। होने को तो ओजोन बेटा ट्रोपोस्फियर में भी पाया जाता है। ओजोन आपको लिखा है 20 से 35, यहां बहुत संघनित है। इसके नीचे भी थोड़ा बहुत होगा, इसके ऊपर भी बहुत होगा। तो बात यह है कि उसके संघनन की वजह से उस क्षेत्र को विशेष कहा गया, उसका नाम हमने ओजोन मंडल का कहा, और यह समताप में पाई जाती है। हाँ जी, और क्या? हाँ हाँ, अरे एक बात बताओ बेटा, अब यहां पर ये ग्लास है, मैं इसको गर्म कर देता हूं, ठीक है? ये ग्लास जिस क्षेत्र को छू रहा है, क्या सिर्फ उसे ही गर्म रखेगा, उसके आसपास में ही प्रभाव होगा? तो आप यूं समझिए कि 20 से 35 की ऊंचाई में एक हीटर पड़ा हुआ है, उसका प्रभाव कहां पर होता है? वहां से 18 से शुरू हुआ, 50 तक वो प्रभाव महसूस किया जाता है। 50 के बाद उसका प्रभाव भी कम हो जाएगा, उसका प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। तो जो इनकी सोच है, इनका प्रश्न ये है कि सर क्या वो पूरे के पूरे समताप को गर्म करता है? हाँ जी करता है। सर कहां तक करता है? मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। हमने कैसे किया? चेक करके पाया कि 50 किलोमीटर तक प्रभाव रहता है। 50 किलोमीटर पे इसका प्रभाव कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो अब बताइए, अब तापमान को क्या होना चाहिए? ओजोन और ओजोन का प्रभाव खत्म हो गया, तो समताप सीमा के बाद प्रभाव, तापमान को क्या होना चाहिए? ऊंचाई के साथ गिरना चाहिए, गिरेगा। आप लोग, भाई आप लोग वैज्ञानिक से कम थोड़ी हैं। जो आपने कहा वैज्ञानिक नियम से चलते हैं, और हम पाते हैं कि 80 किलोमीटर तक ये तापमान गिर के फिर -100 तक आ जाता है। फिर गिरावट शुरू हो जाएगी, दोबारा से गिरावट शुरू हो जाएगी, फिर से क्या हो जाएगी? सामान्य ह्रास दर आ जाएगी, सामान्य ह्रास। यहां पर क्या था? विपरीत ह्रास। भाई विज्ञान विज्ञान है, यहां पे कोई कारण मिल गया था इसलिए बढ़ रहा था, कारण मिल गया था इसलिए बढ़ रहा था। जो इन्होंने कहा बिल्कुल सही जायज क्वेश्चन है। सर पूरे क्यों करेगा? हाँ पूरे क्यों करेगा, कैसे? हमारे पास उसके साक्ष्य हैं भाई। यहां तक 80 किलोमीटर, इसको क्या कहते हैं? मध्य मंडल। इसको क्या कहते हैं? मध्य मंडल, अंग्रेजी में
यही पढ़े हैं कि नहीं आपने, जल्दी बताइए। ठीक है, तो ताकि ऑनलाइन के छात्र भी एक बार बीच में पूछ लूं, सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑनलाइन के छात्र चैट में अब लिख सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है सर, हमें आज तक समझ नहीं आया, सिर्फ अर्थ पर ही क्यों वायुमंडल है। अब सोचिए, 2 दिन से रो रो के यही बता रहा हूं, लिखवा तक चुका हूं, आज तक इसको समझ में नहीं आया। अब आप बताइए कि ऑनलाइन छात्रों के प्रश्नों का जवाब कैसे दिया जाए। और सर आज तक समझ नहीं आया, केवल अर्थ पे ही क्यों है। ऐसे 56 इंच के सीने वाले क्वेश्चन मत पूछा करो, क्योंकि वायुमंडल तो हमारे अन्य ग्रहों पर भी है, वायुमंडल तो हमारे वीनस पर भी है। ठीक है, वीनस ग्रह, शुक्र ग्रह पर भी है, मार्स पे, मंगल पे हुआ करता था, चला गया, वो सारी चीजें। तो प्लीज क्लास को पीछे से देखिए, ये सब काम मत करिए, आपकी मदद के लिए हूं, समझिए, क्लास को दोहराइए, कोई नुकसान नहीं होगा। हम सब ने दोहराया सर, यूवी किरण के माध्यम से ओजोन की रचना हुई है ना, नहीं, यूवी किरण से ओजोन की रचना नहीं होती। अब आप सोचिए कि आपने चाय के लिए, चाय छानने के लिए छलनी ली और उसमें चाय डाली, तो पत्ती रोक देगी, चाय को नीचे जाने देगी। तो क्या निष्कर्ष पे निकले, चाय की वजह से छलनी पैदा हुई है। छलनी अलग है वे, चाय अलग है, चाय को छानने का काम छलनी करती है। तो सर आप ये कह रहे हैं कि सर ओजोन की वजह से नहीं, किसकी वजह से, पैरामैंगनी से ओजोन पैदा हुई, ना ना ना, ओजोन थी हमारे वायुमंडल में, ऑक्सीजन से ओजोन बनती है, कहां ज्यादा बनी, वहां पर ज्यादा बनी। ठीक है, और उसने क्या काम किया, एक तो सुरक्षा का काम किया, तो इसने हमें किससे बताया, त्वचा कैंसर से बचाया। ओजोन के भी कई होते हैं, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, पर्यावरण के शिक्षक भी आपको ये बताएंगे, विज्ञान के शिक्षक भी आपको बताएंगे, मेरा काम तो परत बताना है आपको। ठीक है, और ओजोन की, ओजोन संबंधित फोटो केमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक प्रक्रियाओं में ऊष्मा क्या होती है, सृजित होती है कि नहीं, सृजित होती है। तो पहला तो ये बताया, और दूसरा क्या बताया, अवशोषण करता, पैराबैंगनी को रोकता है, यहां से ऊष्मा सृजित होती है, इसलिए क्या होता है, समताप मंडल में तापमान क्या होता है, बहुत अच्छी बात है, तापमान में वृद्धि होती है। डन, चलिए, तो मोरलेस विषय आपको समझ में आ रहा है, जो इधर उधर के क्वेश्चन हैं बाकी ब्रह्मांड के और ये और वो, उनका मैं अभी कोई उत्तर नहीं दे रहा हूं, अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं हम वायुमंडल की, वो आपको समझ में आना चाहिए, तो हो जाएगा। ठीक है सर जी, क्लास को 8 बजे करिए, बिटिया कहो तो रात को 12 बजे भी कर सकते हैं, बट ऐसा हो नहीं रहा ना, अधिकांश छात्र शिक्षकों की उपलब्धता, फरमाइशी गीत फिर बनाने लगते हैं, चैट डाउन हो रहा है। अब टेस्ट के लिए आप लोगों से थोड़ी देर में फिर से पूछूंगा। 2 मंडल समझ में आ गए, 2 मंडल, और तीसरा मंडल क्या कहलाता है, मध्य मंडल, मीसोपॉस, मीसोपॉस आ गया। तो तीसरा भी लिख लेंगे, शोभ का तो हमने लिख लिया, शोभ मंडल भी लिख लिया, समताप भी लिख लिया, मध्य मंडल जल्दी से लिखेंगे, समताप, समताप मंडल या नहीं मध्य मंडल, सॉरी मध्य मंडल या मीसोस्फियर। एक मनोज कुमार है, ये कह रहे हैं सर एक बात है, आप में ऑनलाइन हो या ऑफलाइन के स्टूडेंट हो, क्वेश्चन पूछने पर आप उन्हें हमेशा मन को छोटा कराते हैं। अभी बच्चों आपके सामने इन्होंने प्रश्न पूछा, इन्होंने प्रश्न पूछा कि सर वो जहां पर होता है ओजोन मंडल, क्या वहीं पर होता है, क्या समताप, इनका प्रश्न था, इनका प्रश्न उत्तर दिया गया। ठीक है, एक छात्र कह रहा है 8 बजे क्लास शुरू करो, एक कह रहा है नमी क्या होती है, दूसरा कह रहा है आज तक समझ में नहीं आया कि पृथ्वी पर ही वायुमंडल कौन है। तो ये मनोज को उत्तर कौन देगा, आप लोगों पे मैं छोड़ रहा हूं, ऑनलाइन वाले, ये जो मन छोटा वाला और ये सब है ना,
बेटा इमोशनली ब्लैकमेल मत करने की कोशिश करो। जिसने जायज सवाल, यहीं ऑफलाइन भी बैठा हूं, हटा तो नहीं हूं, और आपके चैट हम पढ़ते हैं, क्योंकि आप ये बदतमीजी करते हैं इसलिए हैं। तो जितने भी लोग ये मनोज का पढ़ पा रहे हैं, प्लीज मनोज को जवाब दे दीजिए, ताकि आगे चैट को देखने का थोड़ा मन भी लगे, क्योंकि आपने देखा इस तरह के रोज यही बातें कर रहे हैं, मन छोटा हो गया इसका। अरे बेटा मन छोटा, श्रद्धा के लिए मंदिर में नहीं आए हुए हो। तुम्हारा प्रश्न ये है, कर कुछ नहीं रहा होगा, ये नोट्स लिखना चाह रहा है, ये नोट्स लिखना चाह रहा है। इसका नाम मनोज है भाई। चैट थोड़ा ऊपर करके देख लीजिए, जो करना है इसका तन मन जितना छोटा कर सकते हो कर दो, ताकि ऐसे लोग चैट में बाधित ना करें। जो सवाल विषय का था, अभी यहीं पर हमारे छात्र ने हाथ खड़ा करके पूछा, जवाब दिया। यहां भी बहुत सारे छात्रों ने सवाल पूछा, जो विषय का था उसका जवाब दिया। ठीक है, तो ये वाला जो होता है ना, कुछ लोग ये करने के लिए कि मेरा चैट ऐसा लिख दूं कि पढ़ा जाए, बेटा पढ़ा तो जाएगा, उसके बाद फिर क्या बोलेगा, सर ने मुझे रोस्ट कर दिया। तुम खुद ही इस तरह की चीजें करते हो सिर्फ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो चैट वालों की वजह से हमारे 5 मिनट चले गए। तो ये इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना, कल भी बता चुका हूं, आज भी बता रहा हूं। सर हाथ जोड़कर कह रहे हैं, सर पहले समझाओ फिर लिखवाओ। हर व्यक्ति जिसने ये पढ़ाई की है वो क्लास के बाद क्लासेस दोहराता है। एनसीईआरटी भी पढ़ने को कह रहा हूं, एनसीईआरटी से अपने नोट्स को अपग्रेड करता है, क्लास में कुछ रह गया उसको करता है। मनोज जैसे जितने भी छात्र हैं, प्लीज आप लोगों के पास, अगर आपके बैच में ये चैट आती है, बिल्कुल जवाब दो, बिल्कुल जवाब दो। ठीक है, वापस आ जाए। तो ये मन छोटा और बड़ा करने का ये गलत काम मत करो। किसी और शिक्षक को ऐसे बोलते हो जो नई चैट पढ़ दे, कोई दिक्कत नहीं। जो बड़े हिम्मत से चैट भी रख रहा है ताकि बच्चों को समझ भी आए, उसके साथ आप ये खेल खेलोगे तो विश्वास रखो, स्क्रीन मेरे पास है, पलट के आऊंगा और साथ में सारे छात्र लेकर आऊंगा जो इसमें बाधित होते हैं। पूरी क्लास सोच रही है यार ये 2-3 मिनट हमारे क्यों बर्बाद हो। ठीक है मनोज, इतना अधिकार आपका है नहीं। यहां तक आगे मध्यमंडल मीसोस्फीयर लिखेंगे। मन छोटा हो रहा है, मन तो तुम्हारा छोटा पूरे समाज ने कर रखा होगा, जैसी हरकतें तुम्हारी हैं। आगे कभी मन बड़ा नहीं होगा, थोड़ा दिल बड़ा करो, मन से कुछ ना होगा। हाँ जी, क्या बात है, मध्यमंडल। मध्यमंडल तो लिखेंगे समताप पे आ गए ना, समताप सीमा, समताप सीमा, समताप सीमा के ऊपर जाने पर, के ऊपर जाने पर ओजोन प्रक्रियाओं, ओजोन प्रक्रियाओं, समताप सीमा से ऊपर जाने पर ओजोन प्रक्रियाओं का प्रभाव समाप्त हो जाता है और पुनः समाप्त हो जाता है और पुनः सामान्य ह्रास दर, पुनः सामान्य ह्रास दर के साथ, पुनः सामान्य ह्रास दर के साथ तापमान में गिरावट होती है। यह गिरावट, यह गिरावट यह गिरावट 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखी जाती है और 50 से 80, यह गिरावट 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखी जाती है और 50 से 80, 50 से 80 किलोमीटर की इस परत को मध्यमंडल कहते हैं। इस परत को मध्यमंडल कहते हैं। इस परत तक, इस परत की ऊंचाई तक
वायुमंडल, इस परत की ऊंचाई तक वायुमंडल अत्यधिक विरल हो जाता है। अत्यधिक विरल, पतला। विरल का मतलब अब इसमें गैसें नहीं बची, ठीक है। और अगर नहीं समझ पा रहे तो ब्रैकेट में लिखेंगे विरल हो जाता है, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि वायुमंडल की 99% गैसें, वायुमंडल की 99% गैसें इस परत के नीचे होती हैं। तो कितने लोग विरल समझ गए? विरल का मतलब डाइल्यूट, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गया। क्यों? क्योंकि 99% गैसें कहां पे खत्म हो गई? नीचे के मंडल में, समताप मंडल तक यहां पर कितनी हो गई? 99% हो गई, ठीक है। और ये कैसा है? यहां गैसें तो है नहीं, आगे लिखेंगे इस मंडल के बारे में, इस मंडल के बारे में वैज्ञानिक शोध के अभाव में, इस मंडल के बारे में वैज्ञानिक शोध के अभाव में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, किंतु अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, किंतु ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो खगोलीय पिंड, वो खगोलीय पिंड जो, वो खगोलीय पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में। ये जो फालतू जितने भी चैट आ रहे हैं हटाते जाओ इनको, जितने भी हैं, इधर उधर की जो भी बात कर रहा है। प्रवेश करते हैं, वे इस मंडल में घर्षण के कारण, घर्षण के कारण नष्ट होना प्रारंभ करते हैं। ये भी समझाऊंगा क्या बता रहा हूं। आप लोगों ने कभी देखा है कि आसमान में अचानक एक प्रकाश का एक हल्का सा तीर जैसा जा रहा है, जिसको हम कभी कभी टूटा तारा भी कहते हैं, इस तरह से तारा चला जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आएगा, प्रकाश की एक रेखा आएगी और गायब हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी। फिल्मों में, भारतीय हिंदी फिल्मों में इसमें बहुत नौटंकी फैलाई गई है कि अगर टूटा तारा देखो तो आंख बंद करो और वो मुझे मिल जाए, और अगले पल वो सामने खड़ी होती है। वो सब बकवास होता है। कोई खगोलीय पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में घुस आया, छोटा मोटा टुकड़ा, छोटी मोटी चट्टान जो अंतरिक्ष में है, तो जैसे ही वो आएगी तो हमारे वायु से जब उसका संपर्क होगा तो कुछ घर्षण होगा, घर्षण से वो टूटेगा, ठीक है। कोई कह रहा पुच्छल तारा, नहीं नहीं, वो कॉमेट होता है, कॉमेट अलग होता है, धूमकेतु अलग होता है, वो भी बताऊंगा। बेटे टूटते तारे आप देखेंगे, छोटा सा प्रकाश आया, इस तरह से आएगा और गायब हो जाएगा। उसे हम, उसे हम यहां पर देख रहे हैं कि ये मीटियोर्स आते हैं और ये यहां पर जलते हैं। तो क्या मैं इसमें ऐसा बना दूं, अचानक एक प्रकाश आएगा और ये ऐसे पूंछ उसकी दिखाई देगी और जल के गायब हो जाएगा, ठीक है। बाकी में नहीं बनाया, बाकी में तो मैं बनाऊंगा तो यहां तो मैं बादल बनाऊंगा, यहां वर्षा होती है, सब कुछ होता है, तो ये है। ये सोनी को ब्लॉक करो, जो भी ऐसा उल्टा सीधा लिख रहा है ब्लॉक करो।
डन, मध्यमंडल। अब बात यह है कि यहीं पे क्यों जलना शुरू होगा? पहली चीज तो आप इसके संपर्क में आओगे तभी तो जलोगे, और कहां पर? यहां तो बहुत ही कम गैसेस हैं, उस वजह से ये चला आ रहा है। 3 मंडल समझ में आ गए, ज्यादा हमें शोध नहीं पता, लेकिन कहां पर चीजें जलना शुरू होंगी? मध्यमंडल में। नीचे तक आने से पहले तो इन सबको पार करना पड़ेगा, बिल्कुल जल जाएंगी। अगर नहीं जली तब क्या होता है? तब हम कहते हैं कोई उल्का पिंड आकर पृथ्वी से टकरा गया, जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। डायनासोरों की विलुप्ति जो हुई है सीटी काल, उसे हम कहते हैं क्रिटेशियस टर्सरी, तो वहां पे मेक्सिको का जो युकातान प्रायद्वीप है, युकातान प्रायद्वीप पर एक उल्का पिंड आकर टकराया और पृथ्वी के पूरे वायुमंडल को बदल के चला गया। उसमें बहुत ज्यादा 1/3 पृथ्वी की जो जैव विविधता है उसका ह्रास हुआ, और हमारे डायनासोर भी तभी विलुप्त हुए। तो क्या मैं कह सकता हूं वायुमंडल की एक वायुमंडल का एक उपयोग यह भी है कि हमें एक सुरक्षा प्रदान करता है। खगोलीय पिंड अगर हमारे पृथ्वी पर आ रहे हैं, छोटे मोटे से तो रोक सकता है, अगर बड़ा आया ही है तो फिर तो देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा। ठीक है, यहां तक आ गए। अब यहां से ऊपर जो है थोड़ा समझने के लिए मन छोड़िए, दिल थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, दिल और दिमाग बड़ा करना पड़ेगा। अब जो मैं बताने वाला हूं यहां का एक्सप्लेनेशन काफी वैज्ञानिक है। अब तापमान क्या हो जाएगा? तापमान बढ़ेगा। इसको क्या कहते हैं? और ये वो तापमान नहीं है जो आप महसूस कर सके, ये तापमान आपको पता नहीं चलेगा। तो पहले तो मुझे बताइए कि यहां पर वायु के कुछ कण बचे हैं या नहीं बचे हैं? जब तक मैं 80 के ऊपर आ जाता हूं कुछ बचे हैं या नहीं बचे हैं? अगर आप भूल गए हैं तो थोड़ा सा पीछे का याद दिलाना चाहता हूं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, और अभी बहुत अच्छे से समझ आएगा। जो आप लोगों को वैसे नहीं समझ में आता है आज समझ में आ जाएगा, बस इस मौके पे ध्यान दीजिएगा, बहुत काम आएगा। इसको हम सममंडल कहते हैं। 0 से 80 क्या बताया था? सममंडल। यहां पर क्या होता रहता है? ऊपर नीचे के नाटक होते रहते हैं, गर्माहट, जो भी हमारे मित्र ने पूछा, तो यहां पर ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन अब कौन सा मंडल आ गया 80 के ऊपर? विषम मंडल। पहली बात तो यहां पर गैसें हैं ही नहीं, गैसें खत्म हो चुकी हैं, बहुत ही कम। तो यहां पर क्या मिलेगा? हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल मिल गए नाइट्रोजन के, कुछ मॉलिक्यूल मिल गए ऑक्सीजन के, कुछ मॉलिक्यूल मिल गए हीलियम के, और कुछ इनके ऊपर बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अब क्या है? ये बहुत ज्यादा कम है। तो मैं तापमान की वृद्धि क्या है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। आप और मैं ये जानते हैं कि तापमान की वृद्धि मतलब छुएंगे तो तापमान की वृद्धि होती है। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सभी लोग थोड़ा सा विज्ञान में आ रहा हूं, भूगोल को छुट्टी दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। यहां पर चूल्हा है, चूल्हे में आंच है, पानी का तापमान है 40 डिग्री। आंच नीचे से जल रही है, क्या होगा तापमान को? तापमान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। क्यों? सर ऊष्मा आप दे रहे हो ना, नीचे से ऊष्मा का स्रोत है। कैसे ऊष्मा का हस्तांतरण हो रहा है? पहला, संपर्क में आ रहा है, चालन हो रहा है, और यहीं से ये भी विकिरण भी जा रहा होगा, गर्म विकिरण भी तो है, सब कुछ है, तो इससे ऊष्मा का हस्तांतरण हो रहा है। तापमान कितना हो जाएगा 40 के बाद? अगर ऐसे ही चलता रहा, जो सभी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन, सर 40 के बाद 50 होगा, 50 के बाद चूल्हा बंद कर दूं तो क्या होगा? सर वापस आने लगेगा। तो मैं चूल्हा बंद नहीं करता हूं, 60 70 80 90 100 हो गया। 100 के बाद आप चूल्हा ऑन रखिए चाहे कुछ भी रखिए, तापमान 100 ही रहेगा। ऐसा क्या हो गया कि अब तापमान बढ़ना बंद हो गया? तापमान बढ़ना क्यों बंद हुआ? सभी लोग कह रहे हैं बढ़ेगा। एक अंशिका चौधरी हैं, वो कह रही हैं घटेगा, पता नहीं कैसे। तो मुझे बताइए कि टेम्परेचर बढ़ रहा है,
50, 60, 70, 80, 90, 100। 5 अभी भी है और बढ़ नहीं रहा, क्यों? बॉइलिंग पॉइंट आ गया तो क्या हो गया भाई, मैं तो आंच दे रहा हूं अभी भी। हम्म। क्यों नहीं होता, वही तो पूछ रहा हूं, तो विज्ञान तो होगा। उबाल बिंदु आ गया, इन्होंने कहा 100 डिग्री सेल्सियस सर उबाल बिंदु होता है। 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? उबाल बिंदु होता है। इसके बाद जितना मर्जी डाल लो, जितना मर्जी गर्म कर लो, वो 100 से ऊपर नहीं जाएगा। चेक कर लो। सर वो ना वाष्प बन रहा है, ये पानी था, ये क्या है? पानी। ये क्या होता है? तरल। 100 डिग्री पर ये जो पानी है ये क्या बन रहा है? जल वाष्प। जल वाष्प बन रहा है, क्या बन रहा है? स्टीम बन रहा है। ठीक है। अब जो भी मैं इसको हीट दे रहा हूं, वो हीट अब इसका तापमान नहीं बढ़ाता है, वो हीट इसका फेज चेंज, इसके रूपांतरण में छुप जा रहा है। जल को वाष्प जब बनाया जाता है तो उसके लिए ऊर्जा लगेगी, ऊर्जा लगेगी, और इस ऊर्जा से क्या हो रहा है? रूपांतरण, फेज चेंज। तो ऊर्जा तापमान को बढ़ाने में नहीं जा रही, किस में जा रही है? रूपांतरण में। ऐसी ऊर्जा जो तापमान को ना बढ़ाए लेकिन छुप कर उसके रूपांतरण को कर दे, इसको क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। समझ में आया? तो कहां जा रहा है चूल्हे की ऊष्मा, कहां जा रही है? गुप्त ऊष्मा। अगर किसी पे गर्म खौलता हुआ पानी गिर जाए और किसी पर भाप लग जाए, ठीक है, तेज भाप, स्टीम इंजन की भाप, किस केस में आप ज्यादा जलेंगे? भाप में, क्योंकि भाप के अंदर 100 के ऊपर का छुपा हुआ माल भी है। ठीक है, तो भाप में होती गुप्त ऊष्मा। जब भी आप फेज चेंज करेंगे तो जो ऊष्मा छिप गई उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं, अंग्रेजी में लेटेंट हीट कहते हैं। समझ में आया? तो आप और मैं किससे परिचित हैं? उस ऊष्मा से जो हम छू के पता कर सकते हैं, अरे बुखार हो गया, इसको जो है माथा तप रहा है, इसको ठंडी पट्टी लगाओ। लेकिन वो ऊष्मा कौन सी है जो मन को छोटा कर देती है? गुप्त ऊष्मा है। तुम मास्टर जी के साथ खेलो, हम पूरा छोटा करेंगे। उसके प्रश्न का तो हमने उत्तर दिया, बट ऐसे वाले का हम छोटा ही करते हैं, इसमें हम लेजर बीम मार के छोटा करेंगे। एक और गुप्त ऊष्मा बताना चाहता हूं आपको, ये समझ में आ गई? ये तो आसान थी गुप्त ऊष्मा। तो जब भी पानी से वाष्प बनेगा, गुप्त ऊष्मा छुप जाएगी, और जब उसका उल्टा होगा, वाष्प से पानी बनेगा, तो ऊष्मा बढ़ जाएगी। तो आप लोग शाम को अगर बारिश हो जाए, आजकल बहुत गर्मी है, अगर शाम को बारिश हो गई, आपको लगेगा कि ये क्या हो जाएगा, ये बारिश ठंडक लेकर आएगी। उल्टा करती है, वो वाष्प से क्या बनी? बूंद बनी, तो बारिश के बाद शाम को और ज्यादा गर्मी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि वो जो गुप्त ऊष्मा थी वो सृजित हो जाती है। हमारे आसपास की सारी चीजें, ये कॉमन सेंस वाली बात है। जैसे आकाश का रंग, आकाश का रंग जो है नीला क्यों है? तो इसका उत्तर कहां है? विज्ञान में जाना होता है। आकाश का रंग इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। तो आकाश का रंग तो प्रकाश से आएगा। तो जब सूर्योदय या सूर्यास्त होता है तो इस रंग का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। कौन सा रंग स्कैटर होता है? रेड। तो इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कौन से वाली तरंग का ज्यादा स्कैटरिंग होता है? रेड। और सामान्य समय में कैसा दिखता है आसमान? नीला दिखाई देता है। सामान्यतः ये होता है स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट है वो। ये सारी चीजें विज्ञान से जुड़ी हुई हैं, लेकिन हमारे आसपास होती रहती है। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, एक और तरह की गुप्त ऊष्मा बता रहा हूं। स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ कक्षाओं में कुछ घूम रहे होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होती है? कक्षाएं होती हैं। कई कक्षाएं होती हैं। ठीक है,
पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी कक्षा में कितने होते हैं? कुछ लोग एकदम हथियार छोड़ के, क्या बात कर रहे हैं यार, ये भी पढ़ना पड़ेगा यार आईएएस बनने के लिए, आज ही तलाक दे रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। 8। इसमें कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं, इतना ही मैं जानता हूं। तो अब मान लीजिए इसको ऊष्मा दे दी मैंने, एक एक एटम को मैं खूब सारी एनर्जी दे रहा हूं, एक एटम को मैंने खूब सारी एनर्जी दे दी। कैसे दे दी भाई? कोई भी एटम है, मैंने उसमें खूब सारी एनर्जी दे दी, तो क्या होगा? एनर्जी आ गई, आ गई, तो क्या होगा? तेजी से घूमेंगे? ऐसा नहीं होता है, बहुत तेजी से घूमेंगे। बट जो आप ये कह रही हो, मैं आपकी बात यहां पे मानने लगता हूं, ये बहुत तेजी से हिलने लगेगा। क्या करेगा? हिलने लगेगा। ये जो इसका न्यूक्लियस है ना, जो केंद्रक है, इसकी वाइब्रेशन बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसको ज्यादा ऊष्मा दे दी। तो क्या बढ़ जाएगा? न्यूक्लियस की वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। तो अगर आपको पता करना है कि ये न्यूक्लियस में ज्यादा एनर्जी है कम एनर्जी, तो कैसे करेंगे वैज्ञानिक? कैसे करेंगे? क्या नापेंगे? वाइब्रेशन, उनका कंपन नाप लो, है कि नहीं? सर कंपन कैसे नापते हैं? हाँ, ये आपको नहीं पता है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से नापा जाएगा, वो आपके काम की चीज नहीं, बट कंपन नापा जा सकता है। तो न्यूक्लियस क्या करने लगेगा? कंपन करने लगेगा। जितना ज्यादा कंपन होगा इतनी ज्यादा ऊर्जा, कम कंपन वाला कम ऊर्जा। ठीक है, अब आते हैं ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जो है, अगर इसको ऊर्जा मिल गई तो इसको यूं समझ लीजिए, इसको शराब की बोतल मिल गई, फिर ये अपनी औकात भूल जाता है, ये अपनी कक्षा छोड़कर दूसरी कक्षा में उछल जाता है। इसे कहते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन, है ना? इसका मन छोटा नहीं होता, अब इसने पी लिया है, ये क्या हो गया? उत्तेजित। ये सबने स्कूल में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी दो तो वो क्या करेगा? कूद के दूसरी कक्षा में, क्योंकि ये जो है उच्च एनर्जी की कक्षा होती है, उच्च ऊर्जा की कक्षा, और ये क्या है? निम्न ऊर्जा की कक्षा। समझ में आया? तो आप दोस्तों के साथ थे, गलत कंपनी में थे, उन्होंने शराब पिला दी, और अब आप कह रहे हो अपुनीची गॉड है, और ये मास्टर कौन है? मेरा मन छोटा किया था, स्क्रीन से निकल के मास्टर को मैं मारूंगा। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो यहाँ पे रोज कोशिश करते हैं, अच्छी बात है, मास्टर चैट पढ़ते ही नहीं, वो तो मैं ही हूं खतरों का खिलाड़ी कि मैंने पढ़ लिया, जो मर्जी बोलना चाहता है, जो मर्जी, 8वीं का बच्चा बोले, 6ठी का बोले, 5वीं का बोले, जूता से बोले, चप्पल से बोले, सब बोल देता है, मैं ले लेता हूं। लेकिन उसी दशा में अगर ये बच्चा घर चला गया, तो आपको पता है, ले चप्पल, ले चप्पल, ले चप्पल, भेजा किस लिए था? तू करके क्या आया? तो ये क्या इंतजार करेगा? शराब उतरे। जब ये ऊर्जा उतरेगी तो ये क्या करेगा? इसको बस एक ही इच्छा है, अब मैं घर में वापस आ जाऊं। अरे जो मेरी चैट ब्लॉक करी एक बार ऑन करवा दो, पिछली बार गलती हो गई। वापस आएगा कि नहीं आएगा? ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो जब ये वापस आएगा तो जो इतनी सारी इसने पी ली थी वो या तो उतरेगी या बाहर करके आएगा। तो आप लोगों ने अगर स्कूल में पढ़ा होगा, अगर स्कूल में पढ़ा होगा, तो जब ये वापस आता है तो ये जो है ऊष्मा को छोड़कर आता है, उसे क्या कहते हैं? फोटोन, यानी प्रकाश। तो ये क्या करेगा? एक बार को चमकेगा। चमकने से क्या होता है? चमकने से ये अपनी ऊष्मा छोड़ दिया, वापस आ गया, क्योंकि वहां पर जब ये ऊपर चला जाता है ना, तो भी इसको नशा है। ये क्या है? अस्थिर। स्थिर कहां है? तो वापस भी तो आना है, स्थिरता पे भी तो आना है कि नहीं? स्थिरता में वापस आना है। ये हमने कौन सी क्लास में पढ़ा, जल्दी बताओ? ये विज्ञान पढ़ा है मैंने अभी आपको। 9 में पढ़ते कि ऐसे एनर्जी आती है, एनर्जी आती है, अगर इलेक्ट्रॉन को दे दो तो इलेक्ट्रॉन उछल के दूसरे में चला जाता है, दूसरी कक्षा में, थोड़ी देर में वापस आएगा, कुछ लाइट देकर वापस आ जाएगा। यहां तक तो ठीक है। नहीं, कुछ लोग ना, ये बहुत बुरा हुआ हमारे पंजाब में, बहुत ऐसा हुआ, पंजाब के युवा जो है सिर्फ शराब पे नहीं रुके,
उन्होंने ड्रग्स का भी सेवन करना शुरू कर दिया। ड्रग्स क्या करते हैं, ये जितने भी ड्रग्स होते हैं ऐसे रसायन होते हैं, आपसे आपका ही कंट्रोल छीन लेते हैं, आपसे आपका ही कंट्रोल छीन लेते हैं। आप बहुत सारी गलत प्रवृत्तियों में पड़ जाते हैं, माँ बाप की भी नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते, आप इतने गलत काम कर सकते हैं जिसको सोचा नहीं जा सकता। तो फिर आपको क्या हो जाता है, आपको समाज से निकाल दिया जाता है या फिर आपको सुधार गृह में भेजा जाता है। आपने देखा हो पंजाब के बहुत से युवा क्रॉस बॉर्डर ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से ड्रग्स के जाल में फंस जाते हैं। अब इतना दुखी मत हो, मैं तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। इसने सिर्फ पी नहीं, ये कुछ ज्यादा ही पी गया है और रोज इसको लत लग गई है, अब ये वापस नहीं आ पा रहा है। तो ये क्या करता है, ये इस एटम को छोड़ के बाहर चला जाता है। अब एटम हमेशा संतुलित होता है, उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, वो न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो अब एटम में गड़बड़ हो गई कि नहीं, अब एटम क्या बन जाएगा, आयन। आपने सुना आयन, आपने सुना है नमक जो होता है सोडियम क्लोराइड, ये दो आयन से बनता है, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस। ये मैंने बेसिक 9वीं क्लास का आपको साइंस याद दिलाया है। एनर्जी आएगी, एनर्जी से क्या होगा, प्रकाश की एनर्जी से एक तो न्यूक्लियर हिलेगा, जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगी, और इलेक्ट्रॉन का क्या हो सकता है, कूदेगा। ज्यादा नहीं लिया है तो वापस आ जाएगा, घर का बुद्धू लौट के आ जाएगा। लेकिन अगर गलत हो गया है तो उसे छोड़ना ही पड़ जाएगा। अगर छूट गया तो क्या होगा, यहां पे क्या होगा, घर टूट जाएगा, जिसका घर का बच्चा चला जाए, भाई नशे की लत लग गई, बहुत दिक्कत है कि नहीं। तो ये तो थी मेरी विज्ञान की कहानी, मैं तो भूगोल का शिक्षक हूं। वापस आ जाऊं, कहां पर हूं मैं, सूर्य की ऊष्मा आ रही है, क्या आ रही है, सौर विकिरण आ रहा है। क्या आ रहा है, सभी लोग लिखेंगे, चित्र में लिख लेंगे जल्दी से। समझा तो मैंने दिया है और कोई दिक्कत नहीं, इसको दोबारा से देख लीजिएगा। सौर विकिरण आ रहा है, उसके रास्ते में कौन आएगा, उसके रास्ते में कौन आएगा, सौर विकिरण के रास्ते में कौन आया, हमारे पहले हाइड्रोजन आए, फिर हीलियम आया, फिर ऑक्सीजन आया, फिर नाइट्रोजन आया। ये परतें आ गई कि नहीं आ गई, परतें आ गई तो इनके मॉलिक्यूल को क्या करेंगी, इनका जो केंद्रक है न्यूक्लियस को क्या करेंगी, अगर वो ऊर्जा ग्रहण कर लेगा तो तेज वाइब्रेशन करेगा, करेगा, यानी तापमान बढ़ा या घटा। हमारे लिए तापमान ऐसा लगता है लेकिन ये गुप्त तापमान है, क्योंकि ऊष्मा बढ़ेगा मतलब होता है तापमान। तो इसलिए लाइन कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। तापमंडल में क्या होता है, न्यूक्लियर वाइब्रेशन बढ़ रही है, ये गुप्त है तापमान, आपको तापमान नहीं पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, उसका न्यूक्लियर हो गया। ऊष्मा कौन दे रहा है, सूर्य दे रहा है, सूर्य दे रहा है, उसने जाके सीधा इनके न्यूक्लियस को हिला डाला, हिला डाला, ठीक है, डन। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, सर इलेक्ट्रॉन तो कूदेगा, ऊपर वाले में गया। अगर वो ऊपर वाले में गया तो उसके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। अगर कम एनर्जी थी तो वापस आ सकता है, और ज्यादा एनर्जी थी तो बाहर जाएगा। अगर वापस आया तो प्रकाश देगा, प्रकाश देगा। क्या आप लोगों ने सुना है कि बहुत सुंदर प्रकाश आसमान में हरा नीला ऐसा कुछ दिखाई देता है, इसको अरोरा बोरियालिस, क्या एनसीईआरटी में लिखा है, इसको क्या कहते हैं, ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं कि नहीं कहते हैं। हमारे ध्रुवों के ऊपरी आसमान में बहुत सुंदर प्रकाश आ जाता है। आज कितने लोगों को उसका विज्ञान समझ में आ गया, कैसे बनता है ऑरोरा। सर वो ऊपर गया था और इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा तो वो बहुत सुंदर प्रकाश देगा, है ना। ऑक्सीजन की परत हरा प्रकाश देगी, नाइट्रोजन की प्रकाश परत बैंगनी प्रकाश देगी, तो वो सुंदर सुंदर प्रकाश देते हैं, इसको कहते हैं ऑरोरा। देखिए बहुत सारे लोगों ने ऑरोरा लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। पर एक और चीज है, अगर ज्यादा ऊष्मा हो गई तो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। पीछे क्या बचा, पीछे क्या बचा, ऑक्सीजन का आयन, नाइट्रोजन का आयन, हीलियम का आयन,
हाइड्रोजन का आयन, इसको क्या कहते हैं? आयन मंडल। तो किसी ने कहा तापमंडल ही आयन मंडल होता है, तापमंडल के अंदर आयन मंडल बनता है। जैसे समताप मंडल के अंदर कौन सा बना था? ओजोन मंडल। यहां पे बना कैसे? आयनीकरण की प्रक्रिया समझ में आ गई। सब में नौटंकी में कौन जिम्मेदार? सौर विकिरण। सौर विकिरण ने काम किया। डन। मुझे पता है कि आप लोगों में बहुत लोगों में ये पहली बार समझ में आया होगा, इसको दोबारा देख लीजिए ना। यहाँ पे मैं ऑनलाइन ऑन कर रहा हूँ चैट को। यहाँ पर प्रीति कह रही सुमेरु ज्योति। बच्चों इसको सुमेरु ज्योति भी कहते हैं, सुमेरु ज्योति। डन। ये जो आज हो रहा है इसका स्क्रीन सेव करके बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है? आप लोगों के साथ स्क्रीन भी शेयर हो जाएगा। डन। ये भी मैंने अपनी तरफ से कर दिया। ये सारे शब्द तकनीक शब्द हैं। सुमेरु ज्योति मिलेगा, ऑरोरा बोरियालिस मिलेगा, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस मिलेगा। आपको उसके पीछे का विज्ञान समझ में आ गया, भूगोल इतना भर है। डन। परतें समझ में आ गई, सारी चीजें हो गई। अब टेस्ट ले ले 5 मिनट में। रेडी हैं सब लोग? चलिए फिर। मुझे भी टेस्ट बनाया वो बहुत टाइम हो गया, अब मुझे इनका उत्तर याद नहीं है, बट देखते हैं, साथ साथ में टेस्ट करते जाएंगे। ये कितने लोगों को ये डायग्राम समझ में आ गया? ट्रोपोपॉज, मीजो, बीच में मैक्सिमम ओजोन है जो आप पूछ रहे थे, मैक्सिमम की पेटी है, इसका प्रभाव क्षेत्र यहां पर आता है। मीटियोर आपको बताया, यहां पर वो जो घुसेगा धूम के उच्चल तारा यहां पर घुस रहा है या जो भी है ये। और ऑरोरा समझ में आया, थर्मो भी आ गया, ये भी आ गया। चलिए तो फिर आज के प्रश्न कहाँ हैं? ये तो बहुत, हाँ जी, यहां से शुरू करें। आकाश नीला क्यों है? जल्दी से उत्तर। पूरा का पूरा विकिरण बताया आपको। सिलेक्ट करना है अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा ए बी सी डी, आपके पास विकल्प है। जल्दी से 5 मिनट में टेस्ट खत्म करना है। ए अल्फा कितने लोग? ए अल्फा कितने लोग? बी ब्रावो सी चार्ली। तो अधिकांश क्लास ने बी ब्रावो कहा है। वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश को तोड़ दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? विकिरणन, प्रकीर्णन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्कैटरिंग। तो आसमान का रंग स्कैटरिंग की वजह से है। ये विज्ञान का सिद्धांत है, भूगोल का नहीं है। प्रश्नों के द्वारा भी आपको जानकारी पहुंचा रहा हूं। अगला, कौन सा कथन सही है? जल्दी सिलेक्ट करेंगे। ए अल्फा, बी ब्रावो, सी चार्ली, डी डेल्टा। तो ऑफलाइन क्लास का उत्तर है सी चार्ली। पहला ये वायुमंडल की परत जिसमें सभी मौसमी घटनाएं होती, शोभ मंडल होता है, एकदम सही है। शोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में स्ट्रेटोपॉज है, स्ट्रेटोपॉज नहीं है, ट्रोपोपॉज आएगा। शोभ वाला जो है ट्रोपोपॉज आएगा, स्ट्रेटोपॉज नहीं आएगा। दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। पहले कथन के लिए सी चार्ली। तीसरा प्रश्न, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आज आपको सिखाया गया। भागों को सही क्रम में लगाना है, तरंग दैर्ध्य के हिसाब से। वेवलेंथ, लघु तरंग से दीर्घ तरंग की तरफ चले। लघु तरंग किसकी है सबसे ज्यादा? ए अल्फा, बी ब्रावो, सी चार्ली, डी डेल्टा। तो सबसे खतरनाक गामा। गामा के बाद खतरनाक, जिसने भी सी कहा तो रेडियो तो होता ही नहीं खतरनाक। पैराबैंगनी, पैराबैंगनी के बाद प्रकाश जिसको दृश्यमान कहेंगे, फिर इंफ्रारेड, फिर रेडियो। बी ब्रावो। ये स्कूली चीजें हैं। फिर बच्चे सोच रहे हैं सर एक बार पढ़ूंगा याद करूंगा। जो छात्र मुझ पे विश्वास करके क्लास में पूरा भागीदारी कर रहे थे, अभी जादू हो रहा होगा, आंसर भी सही आएंगे, जोश भी बढ़ेगा। हाँ जी, तो इसका उत्तर था बी ब्रावो। हरित गृह गैस कौन सी नहीं है? अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा। कितने लोग? ए अल्फा, ए अल्फा, ए अल्फा सही उत्तर है। क्योंकि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन तो बताया ना निष्क्रिय है, इकट्ठी होती जा रही है, ये तो बाहर है। ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड एक हरित गृह गैस है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव कैसे करती है, क्या करती है? हिंदी आनी चाहिए या अंग्रेजी आनी चाहिए, वरना उत्तर नहीं हो पाएगा। जो लोग अभी तक नमी में फंसे हुए हैं उनका मन छोटा हो जाएगा। हाँ जी, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि एक तरंग को रोक लेता है। कौन सी तरंग को रोकता है? दीर्घ तरंग को। लघु को तो जाने ही देगा ना। दीर्घ तरंग के प्रति पारदर्शिता, ना ना ना, दीर्घ तरंग को तो रोकेगा। दीर्घ के लिए अपारदर्शी और लघु के लिए यानी सूर्य के प्रकाश को घुसने तो देता है, गर्मी करने देता है, निकलने से रोक लेता है। ये क्या हुआ? उत्तर बी, ब्रावो, बिल्कुल सही उत्तर है। आइए मंडल पे भी जो हमने पढ़ाया, क्रम में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर, नीचे से ऊपर आरोही क्रम में। ए अल्फा, बी ब्रावो, सी चार्ली, अधिकांश क्लास सी चार्ली। बहुत ही सरल प्रश्न आते हैं आपके राज्य स्तरीय परीक्षाओं में, सब में आ जाएंगे। भूगोल समझ में आ गया तो आपके आंसर बनेंगे। अगर क्लास में वो वाला ड्रामा करते रहे, मन छोटा तन छोटा, ये मंदिर में ठीक लगता है, पढ़ने के लिए आए हो, यूट्यूब पर नहीं बैठे हो। अधिकांश मौसमी घटनाएं शोभ मंडल में घटित होती हैं, क्यों? ऐसा क्या है वहां पर? ऐसा क्या है वहां पर? लॉजिकल गेस लगाना है। ए अल्फा, शोभ मंडल में तापमान लगभग स्थिर रहता है, ये तो कथन ही गलत है। दूसरा, इसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं, मैंने तो पढ़ाया नहीं भाई, होने को हो भी जाए उससे फर्क क्या पड़ता है। सूर्य से हानिकारक पैराबैंगनी, अरे ये तो गड़बड़ है। बचा क्या? बच्चा ही उत्तर होना चाहिए। अगर नहीं भी आता तो भी हो जाएगा। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जितनी भी मौसमी प्रक्रियाएं उसके लिए जलवाष्प बहुत अहम है। डी डेल्टा सही उत्तर। अंतिम प्रश्न, इसका उत्तर देखें कितने लोग जो एनसीईआरटी पढ़ के आएंगे वो उत्तर दे देंगे। कुछ तो मुझे वो भी चेक करना है। तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है हमारे पास, सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन हम क्या सारा का सारा अवशोषित करते हैं? कुछ पलट के भी वापस भेज देते हैं। जो परावर्तित होकर वापस जाता है उसका एक नाम है, उसको कहते हैं एल्बिडो। ये वहां से आता है। पृथ्वी को गर्म किए बिना सतह पर पड़ने वाले कुल मात्रा का वायुमंडल जो परावर्तित पलट के लौट जाएगा बिना गर्म किए हुए, वो क्या कहलाएगा? एल्बिडो। एल्बिडो किसका ज्यादा होगा, काली सतह या सफेद सतह? क्योंकि ये परावर्तन पर आधारित है, तो सफेद सतह ज्यादा पलटेगी कि नहीं पलटेगी? चलिए देखें, इतनी समझ है तो ये उत्तर भी कर जाओगे। एल्बिडो किसका सबसे ज्यादा होगा, किसका सबसे कम होगा? सोच के देखिएगा, सफेद सतह, काली सतह या भारी रंग की सतह से काम हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सफेद। वही वाला लॉजिक यहां पे लगा देना, यूपीएससी आपके लॉजिक का टेस्ट लेता है। तो सबसे ज्यादा एल्बिडो सफेद का होना चाहिए। इनमें सफेद कौन है? घटते क्रम में लगाना है तो बर्फ सबसे ज्यादा होगा, बर्फ के बाद पानी, और पानी के बाद जंगल। पानी में भी प्रकाश परावर्तित होता, पानी में भी आंखें चुंदिया जाती कि नहीं चुंदिया जाती? बर्फ, पानी, जंगल। कितने लोगों का प्रश्न अच्छा हुआ, आत्मविश्वास बढ़ाए? भाई ऑफलाइन वालों का तो हाथ खड़ा हो गया, मनोज भैया पता नहीं, बाकी लोग दिल छोटा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला। किसी का दिल छोटा वोटा हो गया तो डॉक्टर से मिल लेना बाहर, इसका शिक्षक से कुछ लेना देना नहीं होता, इसका रक्तचाप से लेना देना होता है, उसका इलाज वहीं पे करवाइएगा। मेरे लिए भूगोल बड़ा होना चाहिए। जिन लोगों के 2 गलत हुए हैं मैं समझ सकता हूं, बट ऐसे प्रश्न आएंगे हर 2 या 3 क्लास के बाद, आपसे प्रश्न मिलूंगा। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 बताया था, 8 के बाद अब तापमान का चैप्टर प्लीज कर लीजिए, करेंगे तो ये हो जाएगा। अगली क्लास, मेरी क्लास मंडे टू फ्राइडे रहती है, तो अब मैं आपसे मंडे को मिलूंगा। आप लोगों से अनुरोध है, क्या एनसीईआरटी के वायुमंडल के 1, 2, 3 चैप्टर जो है, एक तो वायुमंडल का संगठन, दूसरा तापमान और तीसरा पवन, पवन और प्रेशर होगा, वो अगली क्लास में कराऊंगा। जितने लोग करके आएंगे बहुत मजा आएगा, आपको आनंद भी आएगा, आत्मविश्वास भी आएगा। धन्यवाद।